तो टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। क्या बोला है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म दो तरह का होता है, या तो उसकी बॉडी में एक सेल होगी या तो एक से ज्यादा होगी। अगर एक है तो यूनिसेलुलर और कई सारी हैं तो मल्टी सेलर, यानी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे पास, यानी बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो दो ही ग्रुप है, एक यूनिसेलर एक मल्टी सेलर। यूनिसेलर वालों को हमने निकाल के कहां रख दिया है, उनको रख दिया है प्रोटिस्टा में। यूनिसेलर यूकैरियोट्स को हमने रख दिया प्रोटिस्टा में। लेकिन उनमें खास बात क्या थी, जितने फंक्शन होते थे जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, सब एक ही सेल में होते थे, एक ही सेल में करने पड़ते थे। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बॉडी बन गई, कॉम्प्लेक्स बॉडी वो भी कैसी, मल्टी सेलर, तो सेम बेसिक फंक्शन अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल में कराने लगे। और जब अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल में कराने लगे, वो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, तो तैयार हो गया टिश्यू। और टिश्यू पहली बार बना सीलेंट्रेटा में। सीलेंट्रेटा में क्या आता है, हाइड्रा। तो सीलेंट्रेटा में टिश्यू पहली बार बना। कुछ एवोल्यूशन का ऑर्डर अब आप सबको पता है, पोरीफेरा में सेलुलर लेवल, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा में टिश्यू लेवल, प्लेटी हेलमिंथेस में ऑर्गन लेवल, और उसके बाद प्लेटी हेलमिंथेस के और आगे चलो, हाँ तो प्लेटी हेलमिंथेस के आगे आगे हम लोग एस्के हेलमिंथेस, वहां से बन गया है ऑर्गन सिस्टम। तो आपको पता है कि किसमें क्या बना। तो सबसे सिंपल जो टिश्यू बना वो किसमें बना, हाइड्रा यानी सीलेंट्रेटा में। इसमें डिफरेंट टाइप की जो सेल्स थी और डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स जो थी वो 1000 टाइप के सेल्स से मिलकर बना था। मतलब हाइड्रा में जो टिश्यू सिस्टम बना उसमें कितनी सेल थी, 1000 सेल थी। हम लोगों में बिलियंस ऑफ सेल है, हम लोगों में मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ सेल्स है। ह्यूमन की ये देखो आ गई वही बात, हम लोगों की बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल है, उनमें 1000 थी, हम लोगों में अरबों में है। और लिखा हुआ है हाउ दिस सेल ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर, कैसे काम करती है। तो मल्टी सेलुलर में ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, जो कि जिनमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी आ जाता है। देखो प्लांट में हमने ये वर्ड नहीं पढ़ा था, एनिमल में हमने एक नया वर्ड पढ़ा कि ग्रुपिंग ऑफ सेल, और जिनमें कॉमन स्ट्रक्चर था, जिनका कॉमन ऑरिजिन था, जिनका कॉमन फंक्शन था, ये प्लांट के लिए पढ़ा। यहां पे हमें कहना है ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर सेल्स जिसमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी आ जाएगा, और जो स्पेसिफिक फंक्शन करता है उसे बोलते हैं टिश्यू। यानी टिश्यू के लिए इंटरसेलुलर सब्सटेंस वर्ड एनिमल में आता है, प्लांट में इंटरसेलुलर सब्सटेंस नहीं आता। अब टिश्यू जो होता है वो कैसे बना, हमें इतना पता है कि सेल यूनाइट होता है तो क्या बनता है, टिश्यू। जब टिश्यू तो ऑर्गन, ऑर्गन से बड़ा ऑर्गन सिस्टम, और सब मिल करके काम करते हैं और तभी काम का बंटवारा आसानी से हो जाता है और पूरी बॉडी एक होल सिस्टम की तरह काम करती है। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम का अलग काम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अलग काम है, स्केलेटल सिस्टम का अलग काम है, ठीक है ना। उसके अलावा मेटाबॉलिक सिस्टम का अलग काम है, सब अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। मस्कुलर सिस्टम अलग काम कर रहा है। एनिमल टिश्यू को 4 भागों में बांटा गया है। एनिमल टिश्यू को कितने भागों में बांटा गया, 4। देखो सेल का स्ट्रक्चर वेरी करता है अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन। सेल का स्ट्रक्चर वेरी करता है, यहां से क्वेश्चन बनेगा किसके अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन विच दे परफॉर्म, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कितने भागों में बांटा गया है, और प्लांट टिश्यू को 2 भागों में, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। यहां पर 2 नहीं बल्कि 4 भाग, ठीक है। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल, 4 भाग होते हैं। देखो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, एपी का मतलब होता है ऊपर, ऊपर। अब ये त्वचा को बाहर से भी ढकेगा और अंदर से भी ढकेगा, मतलब हमारी त्वचा को बाहर से भी ढक रहा है और अंदर से भी ढक रहा है, इसीलिए नाम पड़ा एपिथेलियम। क्या लिखा हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू को हम एपिथेलियम भी बुलाते हैं। और कह रहा है इसका फ्री सरफेस भी हो सकता है, ये देखो ये फ्री सरफेस है, और अंदर माउथ के अंदर वो क्या होगा, किसी फ्लूइड के टच में रहेगा, या तो बाहर के संपर्क में रहेगा, बाहर के एनवायरनमेंट में फ्री सरफेस है, या तो बाहर के एनवायरनमेंट में रहेगा, और या तो बॉडी के फ्लूइड में। यहां देखो सलाइवा वगैरह है, अंदर खून वगैरह भरा है, लिम्फ वगैरह भरा है वो। और ये क्या करता है, अक्सर कवरिंग प्रोवाइड करता है, कवरिंग या लाइनिंग बनाता है। ये इधर की लाइनिंग बना रहा है, वो अंदर की लाइनिंग बना रहा है, ठीक है। 2 टाइप का होता है, पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू सिंपल, और दूसरा होता है कंपाउंड। देखो सिंपल क्या होता है, जो सिंगल लेयर्ड होता है, जिसमें सिंगल लेयर्ड हो वो सिंपल, जिसमें मल्टी लेयर्ड हो गया वो कंपाउंड। बताइए अगर सिंगल लेयर है तो, और अगर मल्टी लेयर है तो कंपाउंड। तो 2 तरह का होता है।
सिंपल एपिथेलियम जो है सिंगल लेयर्ड होता है और ये लाइनिंग बनाता है किसी कैविटी की, किसी डक्ट की या किसी ट्यूब की, किसी भी बॉडी कैविटी यानी सीलोम, किसी डक्ट की जैसे सलाइवरी डक्ट हो गई और भी डक्ट हो गई, या किसी ट्यूब की ये लाइनिंग बनाएगा। और कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है, चूंकि ये मोटा है, मल्टी लेयर्ड है, तो इसका काम होगा सुरक्षा देना। क्या काम करेगा? प्रोटेक्शन करना। किसको? स्किन को। बताइए, कंपाउंड एपिथेलियम फाउंड ऑन, कंपाउंड एपिथेलियम कहां पाया जाता है? स्किन में पाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मल्टी लेयर्ड है, सुरक्षा देगा, क्योंकि घिसता रहता है, ऐसे रगड़ लगी घिस गया, नया वाला बनता रहता है, पुराने वाले घिस के नष्ट होते रहते हैं। तो ये एपिथेलियम के बारे में आइडिया लगा। 4 प्रकार का होता है। देखो, अगर फ्लैट सेल्स का बना हुआ है और सिंगल लेयर्ड है तो हम बोलेंगे स्क्वेमस, और ये टाइल्स की तरह आपस में फिट हो जाते हैं, जैसे इंटरलॉकिंग होती है ना, वैसे आपस में फिट हो जाते हैं। ये देखिए, इंटरलॉकिंग होती है, वैसे आपस में फिट हो गए, इसको बोलते हैं स्क्वेमस। तो ये वाला जो फ्लैट सेल्स का बनेगा इसको स्क्वेमस बोलेंगे। और दूसरा होता है क्यूबाइडल। ये देखिए, इसकी सेल क्यूब लाइक है, अगर सेल क्यूब लाइक है तो क्यूबाइडल, और अगर सेल लंबी लंबी कॉलम जैसी है तो कॉलमनर। तो ये कौन सी है? ये कौन सी है? ये कौन सी है? और ये भी पूछा गया है, ये कॉलमनर तो है बट सिलिएटेड, कॉलमनर बट सिलिएटेड, कॉलमनर है बट उसमें बीरिंग सिलिया। स्क्वेमस एपिथेलियम कहां पाई जाएगी? जहां पतली सी लेयर बनानी हो, जहां पतली सी लेयर बनानी हो। और सिंगल, देखो सिंगल सारे होंगे क्योंकि सब सिंपल के एग्जांपल है। सिंगल होगा, पतली लेयर बनाएगा। अभी सेल पढ़ा था, सेल कैसा होगा? फ्लैट सेल होगा। बाउंड्री इरेगुलर की रेगुलर? देखो बाउंड्री कैसी दिख रही है, कोई रेगुलर बाउंड्री तो है नहीं, इसकी अलग जा रही है, इसकी अलग जा रही है, गोल है, ये ओवल दिख रहा है, ये ऐसे जा रहा है, सबकी इरेगुलर बाउंड्रीज होगी, राइट। और ये कहां पाई जाती है? जहां पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल की जरूरत है। अब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल की जरूरत है कहां पे? ब्लड वेसल्स में की दीवार में। और यहां पर गैसेस का एक्सचेंज कराना है, यहां खाने और ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज कराना है, ठीक है ना, हार्मोन का एक्सचेंज कराना है, यहां गैसेस का एक्सचेंज कराना है। तो 2 जगह पाई जाएगी, ब्लड वेसल्स और दूसरी लंग्स की एल्विलाई। ब्लड वेसल और लंग्स के एयर सैक को क्या कहते हैं? एल्विलाई। तो दो एग्जांपल है इसके। बताइए, स्क्वेमस एपिथेलियम फाउंड इन, स्क्वेमस एपिथेलियम कहां पाया जाएगा? तो 2 जगह पाया जाएगा, पहला ब्लड वेसल्स, दूसरा एल्विलाई। और इसका काम क्या है? डिफ्यूजिंग बाउंड्रीज बनाता है, डिफ्यूजिंग बाउंड्रीज बनाता है, मतलब डिफ्यूजन यहीं से होगा, डिफ्यूजन यहीं से होगा। क्यूबाइडल पे चलते हैं, क्यूबाइडल भी सिंगल लेयर्ड होगा क्योंकि सिंपल का एग्जांपल है कि कंपाउंड का? सिंपल का एग्जांपल है, लेकिन सेल का शेप बदल जाएगा। वहां सेल किस शेप की थी? वहां थी फ्लैट, यहां कैसी हो जाएगी? क्यूब लाइक। और कहां पाया जाता है? डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में याद करिए, पीसीटी में, डीसीटी में और अन्य जगह पे पाया गया था। बताइए, डक्ट ऑफ ग्लैंड में और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पूछा जाए तो क्या जवाब? जबकि ब्लड वेसल्स और एयर सैक पूछा जाए तो क्या आंसर? तो ब्लड वेसल्स और एयर सैक पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा? और अगर पूछा जाएगा कि क्यूबाइडल का उदाहरण बताइए तो डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट की नॉन ट्यूबुलर पार्ट? ट्यूबुलर पार्ट। और इसका मेन फंक्शन, उसका मेन फंक्शन था डिफ्यूजिंग बाउंड्री बनाना, इसका मेन फंक्शन था सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और आपने देखा था कि पीसीटी में, पीसीटी का पूरा नाम, हाँ, पीसीटी में जो नेफ्रॉन था उसके पीसीटी में किडनी में माइक्रोविली पाई जाती है। माइक्रोविली यानी ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम बनाया था, याद करो। ब्रश बॉर्डर होने से सरफेस एरिया बढ़ गया था और यहां पर सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता था, 70 से 80% चीजें लगभग एब्जॉर्ब हो जाती थी, याद आया। अब कॉलमनर पे चलते हैं। कॉलमनर भी सिंपल का उदाहरण था, तो कितने लेयर होंगे? सिंपल बोलेंगे तो सिंगल लेयर बोलना ही बोलना है। अब शेप पहले था फ्लैट तो स्क्वेमस था, शेप हो गया क्यूबाइडल तो आपने बोल दिया क्यूबाइडल वाला। अब शेप हो गया कॉलम लाइक तो बोलो कॉलमनर, तो बोलोगे कॉलमनर। ये देखो लिखा, कॉलमनर का क्या बोलते हैं? देखो, कॉलम हमेशा लंबा होता है, ये कॉलम बने लंबा है कि छोटा है, और नैरो है कि ब्रॉड? लंबाई के हिसाब से काफी पतला है, तो इसका मतलब रटो नहीं, टॉल एंड स्लेंडर, लंबा और पतला, ये वर्ड कॉलमनर के लिए आता है। और इसका न्यूक्लियस हमेशा बेस पे होगा, जबकि बाकी का न्यूक्लियस सेंटर में होता था। इसका न्यूक्लियस कॉलम के बीच में नहीं होगा, बेस पे होगा, तो कॉलम के बेस पर होगा। और फ्री सरफेस के ऊपर माइक्रोविली हो सकती है।
कह रहा है फ्री सरफेस के ऊपर माइक्रोविली हो सकती है, वहां केवल पीसीटी में माइक्रोविली थी, यहां पे कह रहा है इसमें सबके लिए कॉमन बोल दिया कि सब में हो सकती है। और ये कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाई जाती है। वो कहां पाई गई थी? नेफ्रॉन के उसमें। और कहां पाई गई थी? हाँ, ग्लैंड्स, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। ये कहां पाई गई? ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाई जाती है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में ही आता है स्टोमक और इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है स्टोमक और इंटेस्टाइन। अब देखो, चाहे कॉलुमनर हो चाहे क्यूबाइडल हो, इन पे सीलिया हो सकते हैं, स्क्वैमस पे कभी सीलिया नहीं होते, स्क्वैमस पे कभी सीलिया नहीं होते, इनके ऊपर सीलिया हो सकते हैं। अगर सीलिया होगा तो इनका नाम क्या देंगे? सिलेटेड एपिथेलियम। और इनका काम क्या होगा? अगर सीलिया होगा तो ऐसे ऐसे मूव करेगा तो पार्टिकल को धक्का देगा, या तो पार्टिकल को धक्का देगा या तो म्यूकस को धक्का देगा। किस किस दिशा में? पर्टिकुलर दिशा में, पर्टिकुलर दिशा में ये धक्का देगा। they are many present in the inner surface of hollow organ। hollow organ में होता है। सिलेटेड एपिथेलियम फाउंड इन खोखले वाले ऑर्गन में होगा कि सॉलिड वाले? खोखले वाले में। जैसे हमारी ट्यूब में, हमारी रेस्पिरेटरी ट्यूब का नाम और ओविडक्ट का दूसरा नाम कोई बताएगा? इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर। अब ये फिगर पूछा जाता है। अब ये ग्लैंडुलर के दो फिगर हैं। देखो, ये कैसी सेल है? यूनिसेलर। अगर आपको ऐसा दिखे तो यूनिसेलर, और यहां देखो कई सारी सेल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये मल्टीसेलर है। यूनिसेलर ये रही, मल्टीसेलर ये रही, और इसको बोलते हैं ग्लैंडुलर। काम क्या है? ग्लैंड का काम हमेशा क्या होता है? सिक्रीशन, यानी किसी लिक्विड को बनाना फिर उसको निकालना, लिक्विड को बनाना फिर उसको निकालना, ये इसका मेन काम है। कितने प्रकार की है? 2। वो लेफ्ट वाली कौन सी थी? यूनिसेलर। राइट वाली कौन सी है? ठीक है। और कह रहा है जो यूनिसेलर होती है उसमें एक ग्लैंडुलर सेल होती है, कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, मतलब एक एक सेल होती है। गॉबलेट सेल इसका उदाहरण है, यूनिसेलर का उदाहरण। गॉबलेट सेल कहां पाई जाती है? एलिमेंट्री कैनाल में। क्या निकालती? म्यूकस। क्या निकालती? म्यूकस। मल्टी सेलुलर हर जगह पाई जाती है और हमेशा क्लस्टर्स ऑफ सेल की बनी होती है। यहां कह रहा है आइसोलेटेड सेल की बनी है, यहां कह रहा है झुंड है इसके, झुंड। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है लार ग्रंथिया, यानी कि सिलेवरी ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड। और देखो, इनके सिक्रीशन की पोरिंग के आधार पे, यानी सिक्रीशन के उड़ेलने के आधार पे दो तरह का हो सकता है, या तो डक्ट नहीं, या तो डक्ट होगी या तो डक्ट नहीं होगी। अगर डक्ट है तो एक्सोक्राइन, डक्ट नहीं है तो पूरा चैप्टर रिवाइज किया है, एंडोक्राइन। अगर ये है तो ये कोई भी केमिकल निकाल सकती है, किसके सिवाय? हार्मोन के। ये हार्मोन के सिवाय कुछ नहीं निकालेगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सोक्राइन में सब कुछ निकल रहा है वहां से, लेकिन हार्मोन कहीं नहीं लिखा होगा। म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम सब निकाल सकता है, लेकिन हार्मोन कभी नहीं लिखेगा। और ये लिखा है इसके पास डक्ट होती है या ट्यूब प्रेजेंट होती है, उसी के थ्रू ये उड़ेलेगा चीजों को। इसका उल्टा, एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई डक्ट नहीं होती, डू नॉट हैव एनी डक्ट, और ये हमेशा निकालता है हार्मोन। और हार्मोन डायरेक्ट कहां मिल जाता है? हार्मोन मिल जाता है ब्लड में, यानी जो फ्लूइड भरा हुआ है हमारे पास आसपास उसमें मिल गया, यानी ब्लड में मिल जाता है। कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है, कंपाउंड एपिथेलियम अभी पढ़ा था, मल्टी लेयर्ड होता है कि यूनी लेयर्ड? मल्टी लेयर्ड। और कहां पाया गया था? स्किन में पाया जाता है। तो देखो क्या लिखा है, कंपाउंड एपिथेलियम एक से ज्यादा लेयर का बना होगा। अच्छा, इसीलिए इसका मेन काम क्या होगा? कंपाउंड का मेन काम है प्रोटेक्शन, मेन काम है प्रोटेक्शन। द मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन। किसके अगेंस्ट? केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, यानी मारेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, कोई एसिड गिर जाए, बेस गिर जाए तो भी जल्दी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, गिर गया आपने हटा दिया तुरंत तो स्किन नहीं जलती है, लेकिन गिरे रहने दिया तो स्किन जल जाएगी, है ना? तो ये इसका मेन फंक्शन है। अच्छा, ये इसका मेन फंक्शन नहीं, लिमिटेड फंक्शन है। लिमिटेड कह रहे कौन सा फंक्शन लिमिटेड हो गया? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, वो लिमिटेड रोल प्ले करता है उसमें। ठीक है, और ये इसका मेन फंक्शन है, यानी ये लिख रहा है कि ये बहुत कम हद तक सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करता है, लेकिन ये काफी हद तक प्रोटेक्शन करता है। और लिखा है ये दो जगह पर हो सकता है, या तो ड्राई स्किन पर, देखो जैसे ये स्किन ड्राई है, इस जगह पे ड्राई है तो यहां पाया जाएगा, और मुंह के अंदर अगर पाया गया, मुंह के अंदर पाया गया
तो क्या होगा, मॉइस्ट सरफेस बोल देंगे। फेरिंग्स में पाया जाएगा, मॉइस्ट सरफेस बोल देंगे। किसी डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड की बात करें, देखो अब यहां अलर्ट होना है, डक्ट ऑफ ग्लैंड की हम बात करें, केवल लिखें डक्ट ऑफ ग्लैंड, तो आंसर होगा क्यूबाइडल। डक्ट ऑफ ग्लैंड बोलेंगे तो आंसर क्या लेंगे, लेकिन डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड जब बोल देगा और पैंक्रियाटिक डक्ट जब बोल देगा तो कंपाउंड। अब यही से क्वेश्चन आता है, डक्ट ऑफ ग्लैंड क्यूबाइडल, सिंपल क्यूबाइडल। डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड और प्लस पैंक्रियाटिक डक्ट, तो आंसर आएगा कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातें। अब जितने भी ये होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, मैंने क्या बोला था, इंटरसेलुलर मटेरियल भी तो निकालेंगे। सेल और क्या निकालते, इंटरसेलुलर मटेरियल। जितनी एनिमल सेल है सब में क्या होता है, स्पेशल जंक्शन होते हैं, और स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इंडिविजुअल सेल के बीच में प्रेजेंट होते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक बना देते हैं। स्ट्रक्चरल लिंक बनाएंगे कि फंक्शनल लिंक बनाएंगे, कि दोनों किसके बीच, दो सेल के बीच, एक ये वाली सेल एक ये वाली सेल, दोनों को लॉक कर देंगे, लिंक बनाते हैं। और 3 टाइप के जंक्शन होते हैं, ठीक है, 3 टाइप के जंक्शन होते हैं। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा कहां पे, एपिथेलियम में या सभी में। कह रहे हैं एपिथेलियम और अन्य एनिमल टिश्यू में, यानी सभी एनिमल टिश्यू में जंक्शन होता है। और यहां पे बोला भी ऑल द सेल ऑफ द एपिथेलियम, ये भी बोल दिया, और ये भी बोला नियरली ऑल एनिमल टिश्यू, यानी कि हर एनिमल टिश्यू में होते हैं। पहले ऊपर कंफ्यूज कर रहा है, फिर नीचे क्लियर कर रहा है, और फिर यहां फिर क्लियर कर दिया इसने। और पहला जंक्शन होता है टाइट जंक्शन क्या होता है, जब दो सेल आपस में ऐसे टाइटली लॉक हो जाए, जब दो सेल टाइटली लॉक हो जाए, बीच में सीमेंट जैसा भर जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं टाइट जंक्शन। और टाइट जंक्शन से कोई भी केमिकल ना इधर से उधर जाएगा और ना उधर से इधर आएगा। तो टाइट जंक्शन कैसी होती है, स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकेज अक्रॉस द टिश्यू। टाइट जंक्शन लीकेज को रोक देती है, ना इधर से उधर जाने दे रही है, ना उधर से इधर आने दे रही है। दूसरा एडहेरिंग जंक्शन, देखो एडहेर का मतलब होता है जोड़ना, एडहेर का मतलब होता है जोड़ना, तो ये जोड़ रही है, ये क्या कर रही है, सीमेंट की तरह काम कर रही है, मतलब दो सेल को आपस में जोड़ रही है। फिर दोनों में अंतर क्या हुआ, वो जोड़ने के साथ साथ लेन देन रोक देती है, ये केवल जोड़ रही है और कुछ भी नहीं रोक रही है, ये जोड़ रही है कुछ रोक नहीं रही है, ठीक है ना। फिर आगे गैप जंक्शन, ये गैप जंक्शन काफी आसान बनाएगी किस चीज को, कम्युनिकेशन को, हर चीज आने देगी उधर से इधर और इधर से उधर जाने देगी। क्या क्या तेजी से आने देगी, तो बताया गया रैपिड ट्रांसपोर्ट आयंस का, स्मॉल मॉलिक्यूल का, कभी कभार बड़े मॉलिक्यूल का। किसको जाने आने देती है, आयंस को, स्मॉल मॉलिक्यूल को और बिग मॉलिक्यूल को। टाइट जंक्शन लीकेज को रोकती है, गैप जंक्शन लीकेज को बढ़ाती है, और ये एडेरिंग जंक्शन सीमेंट की तरह काम करती है। समझ में आ गई बात। ये और किस में पाई जाएगी, सभी एनिमल टिश्यू में कि केवल एपिथेलियम में, सभी में। अच्छा नाम है, सेकंड टिश्यू का नाम है कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यू है, पहला टिश्यू हमने पढ़ा एपिथेलियम, दूसरा पढ़ते हैं मस्कुलर, तीसरा पढ़ते हैं हम नर्वस, और चौथा है जो सबको आपस में जोड़ रही है। सबको आपस में कौन जोड़ता है, तो सबसे ज्यादा कौन सा होना चाहिए, इसलिए लिखा है ये टिश्यू मोस्ट अबेंडेंट है और बॉडी में सबसे ज्यादा बिखरा हुआ है। बताइए, मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी इज, मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पूछा जाए तो कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे, राइट। और ये कहां पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स एनिमल में कि सिंपल एनिमल में, कॉम्प्लेक्स, जिनके पास जो एनिमल सिंपल होंगे उनमें कनेक्शन बहुत कम होगा, और हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, हमारी बिलियंस ऑफ सेल को जोड़ने के लिए कनेक्शन बहुत तगड़ा चाहिए, इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू कॉम्प्लेक्स वालों में होगा। क्वेश्चन बनाने को यहाँ ये भी बोल देगा, यूनिसेलर में मतलब सिंपल में भी होता है, कॉम्प्लेक्स में भी, गलत, केवल और केवल किस में होता है, कॉम्प्लेक्स में। और जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी है, ये स्पेशल फंक्शन है, क्या, जोड़ देता है और सपोर्ट देता है, किसको, टिश्यू या ऑर्गेन्स को, टिश्यू या ऑर्गेन्स को जो बॉडी में है। और ये सॉफ्ट से लेकर के स्पेशल तक हो सकता है, मतलब 3 प्रकार का होता है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। सॉफ्ट को लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सॉफ्ट या लूज कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। तो 3 प्रकार के हो सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये फिगर पूछा जाता है, ये फिगर है लूज कनेक्टिव टिश्यू का, एरियोलर का, और ये वाला है एडिपोज का। देखिए क्या बोल रहा है, इसमें क्या क्या आता है,
कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज आएगा, ये कार्टिलेज, फिर बोन आएंगी, हड्डियां, एडिपोज आएगा, ब्लड आएगा, एसेट्रा। कनेक्टिव टिश्यू जिसमें ब्लड को छोड़ दिया जाए, सारे कनेक्टिव टिश्यू जिसमें ब्लड को इंक्लूड नहीं किया गया, वो सेल फाइबर बनाती है। मतलब कौन सी सेल फाइबर नहीं बना पाता, कौन सी सेल फाइबर कभी नहीं बनाता, इसीलिए ब्लड को पता है फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू तो कहते ही हैं। फिर लिखा हुआ है कि ये सेल फाइबर बनाती है जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बनी होती है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन का नाम, या दूसरी कौन सी है, इलास्टिन। एक है कोलेजन और एक है इलास्टिन। कोलेजन से कोई बात याद आ रही है, अभी बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था। मोस्ट अबेंडेंट ऑफ बायोस्फीयर रूबिस्को, मोस्ट अबेंडेंट ऑफ प्लांट रूबिस्को, मोस्ट अबेंडेंट ऑफ एनिमल कोलेजन। और सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, स्किन में। कह रहा है कि ये इलास्टिसिटी दे सकती है, देखो ये वाली इलास्टिसिटी देगी, फ्लेक्सिबिलिटी देगी किसको, टिश्यू को, और ये कोलेजन स्ट्रेंथ देता है, कोलेजन मजबूती देता है, कोलेजन मजबूती देता है, इलास्टिन इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये जितनी भी सेल है ये मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड सिक्रीट करती है। बताओ ये सेल क्या निकालती है, नॉर्मल पॉलीसेकेराइड की मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। और ये मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड जेल की तरह काम करता है, जेल की तरह काम करता है, और जेल को बोलते हैं मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस। कह रहा है इसी में सेल्स और फाइबर डूबे रहते हैं। बताइए ये जो सेल है ये क्या निकालती है, जेल का नाम मैट्रिक्स, का दूसरा नाम ग्राउंड सब्सटेंस। बाकी की सेल और बाकी के फाइबर, वो जो ऊपर बताए थे फाइबर, वो यहां डूबे रहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू 3 प्रकार का होता है, अभी पीछे बोला था, लूज या सॉफ्ट, दूसरा डेंस और तीसरा स्पेशल। सबसे पहले पढ़ेंगे लूज। लूज में 2 आते हैं जिनके फिगर बने हुए थे, एक एडिपोज और एक एरियोलर। पहला वाला फिगर आपका लेफ्ट वाला वो एरियोलर है, दूसरा वाला एडिपोज है। देखो लूज में 2 चीजें आती हैं, लूज में सेल होगी, फाइबर होंगी, लेकिन मैट्रिक्स देखो कैसा हो गया, सेमी फ्लूइड यानी अर्ध तरल। इसका जो मैट्रिक्स है वो सेमी फ्लूइड हो गया। और एरियोलर हो या एडिपोज हो, बात ध्यान से सुनिएगा, चाहे एरियोलर हो चाहे एडिपोज हो, हमेशा स्किन के नीचे होगी। मैं ये बात दिखा देता हूं, बीनीथ द स्किन। एडिपोज के लिए भी देखो लिखा हुआ है, ये भी लूज है और ये भी बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे दोनों होगी, ठीक है, वो भी होगी ये भी होगी। लेकिन इसके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखा हुआ है, क्या, ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है, किसके लिए, एपिथेलियम के लिए। मतलब एपिथेलियम का आधार कौन बनाएगा, एरियोलर। एपिथेलियम का आधार कौन बनाएगा, एरियोलर बनाएगा। और यहां की जो स्पेशल सेल होती है जो फाइबर निकालती है उसका नाम क्या है, फाइब्रोब्लास्ट। स्पेशल सेल का नाम क्या है, फाइब्रोब्लास्ट। क्या निकालती है, फाइबर, ठीक है। और दूसरी सेल होती है मैक्रोफेजेस, और तीसरी होती है मास्ट सेल। तीसरी सेल कौन सी होती है, मास्ट सेल। पहली सेल का क्या नाम है, देखो ऐसे याद करो, एफ से फाइब्रोब्लास्ट, एम से मैक्रोफेजेस सेल, दूसरे एम से मास्ट सेल। तो ये हो गया एरियोलर। एडिपोज में भी स्किन के नीचे ही है, लेकिन ये क्या स्टोर करती है, ये स्टोर करती है फैट स्टोर करती है। जो खाना हम एक्सेस खा लेते हैं, जो खाना हम एक्सेस खा लेते हैं, जो हमारी बॉडी तुरंत यूज नहीं करती है, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फैट में। और फैट में कन्वर्ट होने के बाद स्टोर हो जाती है इन्हीं टिश्यू में, एडिपोज में। आप बताओ, इसलिए जो लोग एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं वो धीरे धीरे क्या, फैटी हो जाते हैं। क्यों, स्किन के नीचे इकट्ठा होता जा रहा है, स्किन फ्लफी हो जाती है, ठीक है ना। और क्या हो जाता है, ओबेसिटी कॉज कर देता है। अब फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट अगर कॉम्पैक्टली अरेंज है, देखो अगर फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट कॉम्पैक्टली अरेंज है तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू बन जाएगा। कॉम्पैक्टली अरेंज का मतलब क्या है, पहले लूजली अरेंज थी, अब कॉम्पैक्टली अरेंज हो गए। तो जब कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे तो क्या बनेगा, और जब लूजली अरेंज होंगे तो क्या बनेगा, हाँ लूज। और देखो अगर हम इसको देखें, इनके अरेंजमेंट को, तो या तो रेगुलर अरेंजमेंट होगा या तो इरेगुलर। आप फिगर को देखिए, इसमें देखो फिगर कैसा, इस फिगर में कैसे है, रेगुलर है। इस फिगर में देखो सब इधर उधर बिखरे हुए, फाइबर और सेल इधर उधर बिखरी है। यहां फाइबर और सेल सिस्टमैटिकली पैरेलल है एक दूसरे के, यानी रेगुलर। इसको बोलते हैं डेंस रेगुलर, इसको बोलते हैं डेंस
तो इसीलिए देखो दो प्रकार का होता है, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसमें क्या होता है, कोलेजन फाइबर प्रेजेंट इन द रो ऑफ मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर। इसमें मैनी पैरेलल बंडल के रूप में, ये पैरेलल बंडल्स के रूप में, राइट। जबकि डेंस इरेगुलर में क्या होगा, डेंस इरेगुलर में क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर प्रेजेंट इन द पैरेलल, ये पैरेलल वाले में है। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, टेंडन, टेंडन। और टेंडन, और टेंडन किससे किसको जोड़ती है, बोन से, बोन से मसल को। और लिगामेंट किससे जोड़ता है, ऐसे याद रखिएगा, बल्ब, बी से क्या हो जाएगा, बोन, बोन टू बोन, एल लिगामेंट। अगर बोन टू बोन लिगामेंट है तो अगर मसल टू मसल या मसल टू बोन पूछ ले तो टेंडन। ये किसका उदाहरण था, डेंस रेगुलर का कि इरेगुलर का, डेंस रेगुलर का। अब डेंस इरेगुलर में क्या आएगा, डेंस इरेगुलर में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगी हमारी स्किन। अब आप बोलेंगे सर स्किन में तो एपिथेलियम था, कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम तो ऊपर था, ये उसके नीचे है। कंपाउंड एपिथेलियम तो ऊपर है, एपिथेलियम तो ऊपर से ढक रहा है, इसके नीचे का जो टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये देखो एक बार क्लियर कर लो फिर से, लूज कनेक्टिव टिश्यू में कितने होते हैं, दो आते हैं, पहला, दूसरा, दोनों ही कहां पाए जाते हैं, इनमें से एपिथेलियम का आधार कौन बनाता है, एरियोलर। जबकि फैट को स्टोर कौन करता है, चलो फिर ये डेंस रेगुलर और इरेगुलर, डेंस के है ना, डेंस इरेगुलर के दो उदाहरण है, नहीं डेंस इरेगुलर का एक उदाहरण है स्किन, और डेंस रेगुलर के दो उदाहरण है, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन बल्ब किसके लिए बनाया है, बोन टू बोन लिगामेंट। बोन टू बोन क्या है, अरे बोन टू बोन लिगामेंट। अब चाहे कुछ पूछ लिया जाए, आपसे पूछा जाए बोन टू मसल या मसल टू मसल, टेंडन। अब आते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड, ये सब स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज, बोन और ब्लड कैसा है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब कार्टिलेज को पढ़ते हैं। देखो कार्टिलेज सॉलिड होता है, ये सॉलिड, और प्लाइबल मतलब दबाया जा सकता है, इसका आकार बदला जा सकता है, जिसे आप बदल सकते हो उसको बोलते हैं प्लाइबल, ये लचीला। प्लाइबल का मतलब लचीला। तो कार्टिलेज सॉलिड होता है, सॉलिड दिख रहा है, और प्लाइबल है मतलब दबाया जा सकता है, ठीक है, मतलब वो चेंज किया जा सकता है। और रेजिस्ट कंप्रेशन मतलब इसको भी आप बहुत ज्यादा नहीं दबा सकते, मतलब ये बोला गया शेप चेंज किया जा सकता है, सॉलिड है लेकिन शेप चेंज किया जा सकता है, लेकिन रेजिस्ट कंप्रेशन मतलब बहुत ज्यादा दबेगा नहीं। फिर क्या बोला गया, स्पेशल सेल का नाम क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स। और जिस कैविटी में रहता है, जिस कैविटी में रहता है, ठीक है, उसको लैकुनी कहते हैं। यहाँ ये देखो ये बना हुआ लैकुनी, लैकुनी के अंदर ही कॉन्ड्रोसाइट्स या कार्टिलेजनस सेल पाई जाती है। और अगल बगल क्या होती है, कोलेजन फाइबर से घिरी रहती है। बताइए ये अगर इसका नाम पूछा जाए तो लैकुनी, लैकुनी। और इसकी सेल का नाम, कार्टिलेजनस सेल का दूसरा नाम कॉन्ड्रोसाइट। और ये क्या है, कोलेजन फाइबर। और ये रहा आपका कार्टिलेज का फिगर। अच्छा, जब हम लोग पैदा हुए थे या कोई बच्चा जब पैदा होता है तो उसके हाथ पैर और बाकी बॉडी देखो बिल्कुल नाजुक होती है, यहां धड़कन तक दिखती है, उसके अंदर धड़कन तक यहां महसूस होती है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वहां हड्डी नहीं कार्टिलेज था। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है ये सारी कार्टिलेज जो है हड्डियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही कारण है बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी हड्डी टूटने का कभी कोई आपने केस सुना है, कभी नहीं, कोई चांस नहीं। इतना लचीला होता है कार्टिलेज तो हड्डी टूटता ही नहीं है, और जब पैदा हो जाता है तो हड्डियों में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कार्टिलेज से ही ज्यादातर हड्डियां बनी हुई हैं। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस बाय बोन। बताइए ज्यादातर कार्टिलेज किस में बदल जाते हैं, ज्यादातर कार्टिलेज हम लोगों में किस में बदल गए, अच्छा एम्ब्रियो में ही बदलते हैं ना, लिखा है ना, एम्ब्रियो के कार्टिलेज बदल जाते हैं बोन्स इन एडल्ट में, मतलब एडल्ट आते आते बोन में बदल जाएंगी ज्यादातर। कह रहे कार्टिलेज कहां होते हैं, टिप ऑफ नोज, तभी तो रिसेप कर सकता है, आउटर ईयर जंक्शन यानी यहां पे,
बिटवीन द वर्टिब्रल कॉलम, याद करो डिस्क, हमारी जो डिस्क है ये डिस्क, और लिम्स के सिरों पर और हाथ के सिरों पर, यहां लिम्स के इधर ये सिरों पर कार्टिलेज है, हाइलाइन कार्टिलेज, याद करो पढ़ाया है। अगर ये कार्टिलेज नहीं होगा तो मतलब 5 बार ऐसे किया घिस गया और घिस जाएगा, आवाज आएगी कड़ 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 कड़, है ना। वो जैसे साउथ इंडिया वाली मूवी नहीं होती, ऐसे करता है तो आवाज आती है ना। बोन्स जो होती है हार्ड और नॉन प्लायबल होती है। बोन्स कैसी होती है? हार्ड एंड नॉन प्लायबल। हार्ड का मतलब हो गया सख्त, नॉन प्लायबल का मतलब जिसका आकार बदला ना जा सके, ठीक है। और बोन किस कलर की दिखती है बताओ? व्हाइट। क्यों दिखती है पता है आपको? क्योंकि उसमें होता है कोलेजन फाइबर, और कोलेजन फाइबर का पूरा नाम है व्हाइट कोलेजन फाइबर। क्या नाम है पूरा? व्हाइट कोलेजन फाइबर। तो याद रखिएगा पूरा नाम है व्हाइट कोलेजन फाइबर। तो कैल्शियम सॉल्ट की बनी होती है तब मजबूत होती है, और कोलेजन फाइबर की बनी होती है इसीलिए व्हाइट अपीयर होती है, और इसीलिए काफी वो होती स्ट्रेंथ, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ देता है। बोन किसका बना है? कार्टिलेज का। और कार्टिलेज में भी कौन से फाइबर? व्हाइट। अरे कार्टिलेज का कहां बना है? बोन कोलेजन फाइबर का बना है। बोन सख्त है, नॉन प्लायबल है, तो वो कार्टिलेज का बन ही नहीं सकता, और वो बना है किसका? कैल्शियम आयन, तभी तो मजबूत है, और कोलेजन फाइबर, तभी तो उसको व्हाइट कलर मिल रहा है, तभी तो व्हाइट कलर मिल रहा है। और मेन टिश्यू है जो क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी। ये बॉडी का स्ट्रक्चर यानी ढांचा बनाता है। बॉडी का ढांचा कौन बना रहा है? बोन्स। बोन्स का और भी काम है, सॉफ्ट पार्ट को क्या करना? प्रोटेक्ट करना। और बोन्स की सेल को ऑस्टियोसाइट कहते हैं, जैसे कार्टिलेज की सेल को कॉन्ड्रोसाइट, वैसे यहां की सेल को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। जैसे वो लैकुनी में था, ये भी लैकुनी में ही है, वहां लिखा भले नहीं है लेकिन वहां पे भी होता है। लिम्ब बोन्स जो होती हैं, जो हमारी लॉन्ग बोन है, स्पेशली लेग की, पूरी बॉडी का भार इसी पर है, पूरी बॉडी का भार लेग पे होता है। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद द स्केलेटल मसल, बोलते हैं हड्डियों, जो भी हड्डियों के ऊपर मसल होती है उनका नाम था स्केलेटल मसल। और याद करो ये वॉलेंट्री होती है कि इनवॉलेंट्री? वॉलेंट्री होती है। और बोन मैरो, बोन मैरो यानी अंदर का टिश्यू, बोन मैरो यानी बोन के अंदर का टिश्यू किस चीज का मेन साइट होता है? ब्लड सेल बनाने का। ब्लड सेल यही बनती है, रेड बोन मैरो में रेड वाली बनती थी, और व्हाइट वाले में व्हाइट वाली बनती थी, या येलो वाले में व्हाइट वाली बनती थी। ये था आपका कार्टिलेज का फिगर, ये है बोन का फिगर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हैवर्सियन कैनाल, लिखा नहीं है, हैवर्सियन कैनाल बहुत मजबूती दे देता है, और हैवर्सियन कैनाल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ मैमेलियन बोन, और इसीलिए मैमेलियन बोन सबसे शक्तिशाली होती है। मतलब हम लोगों की हड्डियां काफी मजबूत हैं, उसका क्रेडिट जाता है हैवर्सियन सिस्टम को, और हैवर्सियन सिस्टम ऐसे होता है पूरा कंसेंट्रिक होता है। ये दिखाया गया है आरबीसी को, जो कि बाई कॉन्केव और राउंडेड होती है, जिसका डायमीटर 7 माइक्रोमीटर पड़ा था। ये है प्लेटलेट्स, जिसको बोलते हैं सेल फ्रेगमेंट, ये सेल फ्रेगमेंट है। और ये है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। और कह रहा ब्लड, ब्लड हम लोग पढ़ चुके हैं, कहां? चैप्टर 18 में। मसल भी हम लोग पढ़ चुके हैं, देखो मैं यहां से एक बार फिर भी यहां से पढ़ रहा हूं। स्केलेटल मसल क्लोजली अटैच होती है हमारी स्केलेटल बोन से, मतलब हड्डियों के ऊपर जो मसल है वो सब स्केलेटल मसल है, और ये सब ऐच्छिक होती है, हमारी इच्छा से कंट्रोल होती है। और जैसे बाइसेप्स, इसको बोलते हैं बाइसेप्स, ठीक है ना। तो बाइसेप्स और स्ट्राइटेड दिखाई पड़ती है, स्ट्राइटेड दिखाई पड़ती है, मतलब उसमें अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होंगे, अभी पढ़ चुके हैं हम लोग, अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होते हैं, और उनको बोलते हैं मसल फाइबर। और ये हमेशा होती कैसे? बंडल में, पैरेलल बंडल में, जिसको हमने बोला था फैसिकल्स, मसल बंडल का नाम फैसिकल्स। ए शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू, कह रहे इनके चारों तरफ एक वो शीत घिरी हुई थी, जिसे हमने बोला था फैसिया, जिसे हमने बोला था फैसिया। याद आया कुछ? ये कौन सी मसल दिख रही है? ये स्ट्राइटेड, अनब्रांच होती की ब्रांच? ये कौन सी दिख रही है? स्मूथ। और ये कौन सी दिख रही है? कार्डियक। इसमें स्पेशल चीज क्या है? इंटरकैलेटेड डिस्क,
इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती थी। स्मूथ मसल जो होती है ये टेपरिंग एंड होती थी, अभी ऊपर फिगर देखा दोनों नुकीले नुकीले एंड थे, इसको बोलते थे फ्यूजिफॉर्म, और इसमें कोई वो स्ट्राइसन नहीं पाया जाता था। सेल जंक्शन इनको आपस में जोड़ देता था और बंडल में पैक कर देता था, और पैकिंग के लिए कनेक्टिव टिश्यू की सीट काम आती थी हमेशा ही, आपको बताया था। वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन में जैसे ब्लड वेसल्स में, हमारे पेट के अंदर, हमारे आंतों में इस टाइप के मसल्स पाई जाती है। स्मूथ मसल काम करने में इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है, और इसको हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको हम लोग सोचने मात्र से डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसा कि स्केलेटन के साथ सोचने मात्र से कर सकते थे। कह रहा ना, थिंकिंग करने से ही वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती थी, लेकिन इसको हम डायरेक्ट कंट्रोल ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी थिंकिंग से कंट्रोल नहीं होता, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। ये सीएनएस से कंट्रोल होता है, ये एएनएस से कंट्रोल होता है। अब कह रहा है देखने में कार्डियक मसल स्ट्राइटेड की तरह लगती थी, देखने में स्ट्राइटेड की तरह लगती थी, ठीक है, और ये कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू का बना होता था, ओनली इन हार्ट, केवल हार्ट में पाया जाता है, और इसके भी सेल जंक्शन जो है वो फ्यूज कर जाते थे और कार्डियक मसल सेल बन जाती थी, मतलब आपस में जुड़ जाती थी। कम्युनिकेशन जंक्शन यानी इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है, कहां पे? फ्यूजन वाले स्थान पे, फ्यूजन वाले स्थान पे पाया जाता है, जिससे सेल एक यूनिट में काम कर सके। बताइए इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होती है, किस जगह पाई जाती है? कहीं भी कि फ्यूजन वाले प्लेस पर, फ्यूजन वाले प्लेस पर। और इससे फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा इससे? सिंगल यूनिट में काम करती है, लिखा हुआ है, ये सिंगल यूनिट में काम करने के लिए मदद करती है। और इसका मतलब अगर एक भी सेल के अंदर सिग्नल आ गया कॉन्ट्रैक्ट होने का, तो पास की सेल में भी वही सिग्नल कॉन्ट्रैक्ट होने का पहुंच जाएगा, लिखा ना, ऑल्सो स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्ट। नर्वस टिश्यू हम लोग ने पढ़ा था, नर्वस टिश्यू सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है बॉडी को, और बॉडी में जितने रिस्पॉन्स हो रहे हैं जो कि चेंजेबल कंडीशंस में हो रहे हैं, मतलब जैसे जैसे वातावरण चेंज हो रहा है हम लोग के अंदर भी रिस्पॉन्सेस चेंज होते रहते हैं, जैसे सर्दी में अलग रिस्पॉन्स है, गर्मी में अलग रिस्पॉन्स है, बरसात में अलग रिस्पॉन्स है, ठीक है ना, कहीं पे कहीं चोट लग गई अलग रिस्पॉन्स होगा, ठीक है ना। तो ये सारे रिस्पॉन्स जो है ये यही कंट्रोल कर रहा है, नर्वस टिश्यू ही कंट्रोल कर रहा है। न्यूरॉन्स जो होता है इसको यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कहते हैं, और न्यूरॉन्स भी एक्साइटेबल सेल होती है, न्यूरॉन्स भी मसल की तरह एक्साइटेबल होती है, ध्यान दो यहाँ पे, एक्साइटेबल सेल है। और दो तरह की टिश्यू से, नर्वस टिश्यू दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक को बोलते हैं क्या? ग्लियल सेल, एक का नाम है ग्लियल सेल और दूसरे का नाम है नर्व सेल। तो ग्लियल सेल क्या होती है? ग्लियल सेल आधे से भी ज्यादा हिस्सा कवर करती है, नर्वस टिश्यू का लगभग आधे से भी ज्यादा हिस्सा कौन कवर करता है? ये देखो लिखा है, एक थी नर्व सेल और दूसरी है न्यूरोग्लियल सेल, दोनों मिलकर के नर्वस सिस्टम बनाते हैं। इसका काम था प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट, न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करना और सपोर्ट करना। और न्यूरोग्लियल सेल जो होती है मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है, न्यूरोग्लियल सेल 50% से भी ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है, जबकि ये 50% से कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं, दोनों को मिला के न्यूरल टिश्यू कहते हैं। और याद करो जब किसी नर्व को हम टच करते थे किसी भी पॉइंट पे, तो पहले वो कैसी थी? पोलराइज्ड, छूते ही कैसी हो जाती थी? डीपोलराइज, और फिर जब टच हटा लेते थे तो रीपोलराइज। याद आया? तो कह रहा है जब किसी न्यूरॉन को आपने स्टिमुलेट किया था तो इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है, और ये तेजी से आगे बढ़ता रहता है, कहां पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स में। और इसी से हमने 3 पार्ट में पढ़ाया था, जब पोलराइज थी तो कैसे थी, फिर जब हमने इंपल्स दिया तो डीपोलराइज कैसे हुई, और फिर इंपल्स हटा लेने पर रीपोलराइज कैसे हुई। याद आया? ये लिखा है जब भी कभी ये डिस्टरबेंस पहुंचता है न्यूरॉन्स के एंड पर, यानी कि एक्सॉन की बात कर रहा है, न्यूरॉन का एंड क्या होता है? एक्सॉन के टर्मिनल पर, तो वहां पर क्या होता है? एक ट्रिगर करता है इवेंट को, और वो ट्रिगर कर सकता है 2 तरीकों से, या तो न्यूरो प्रमोटर निकलेगा तो इंपल्स आगे स्टिमुलेट होगी, और अगर या तो न्यूरो इनहिबिटर निकलेगा तो इंपल्स रुक जाएगी। यानी अगर एक नर्व से दूसरे नर्व में इंपल्स को अलाउ करना है तो न्यूरो ट्रांसमीटर निकाला जाएगा, और अगर एक नर्व से दूसरी नर्व में इंपल्स को रोक देना है तो आंसर आएगा इनहिबिटर, न्यूरो इनहिबिटर, ठीक है। और नाम भी मैंने आपको 2-4 बताए थे,
अब देखिए, कह रहा है कि हम लोग हैं मल्टी सेलुलर, हम लोग हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारी बॉडी में ज्यादा एफिशिएंसी और बेटर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। हम लोग हैं मल्टी सेलुलर, तो हमारी बॉडी में ज्यादा एफिशिएंसी और ज्यादा उसकी जरूरत है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन की। इसके लिए मिलियंस ऑफ सेल मिल करके हमारे अंदर कुछ चेंज कर लेती है, और वो क्या कर लेती है? सेल बना देती है टिश्यू, टिश्यू बना देता है ऑर्गन, ऑर्गन बना देता है ऑर्गन सिस्टम। ये एक प्लान के तहत होता है, ऐसा नहीं कि अपने आप ही बन गया। उस प्लान का नाम है क्या? इवोल्यूशन। उस प्लान का क्या नाम है? देखो लिखा है, हमारे अंदर मल्टी सेलुलर है हम लोग, हमारे अंदर काम की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, बेटर कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज चलनी चाहिए। इसीलिए हमारे अंदर जो सेल्स हैं, या बिलियंस या बिलियंस जितनी भी बोले, ये सेल क्या करती है? ये सेल एक से ज्यादा प्रकार के टिश्यू बनाती है, और एक ही ऑर्गन में चारों प्रकार के टिश्यू हो सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि एक ऑर्गन में एक ही टिश्यू होता है। एक ऑर्गन, हार्ट की बात करो तो हार्ट में देखो चारों प्रकार के टिश्यू हैं। जो हार्ट को ढक रहा है एपिथेलियम, हार्ट अंदर से खोखला है ना, इधर से भी ढका उधर से भी ढका, एपिथेलियम। हार्ट की मसल, मस्कुलर, तभी तो पंपिंग एक्टिविटी कर रहा है। फिर तीसरा, जो आपस में सबको जोड़े है, कनेक्टिव टिश्यू, और हार्ट में खुद भरा हुआ है ब्लड, वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना। और क्या बचा? नर्वस। हार्ट में अगर नर्वस टिश्यू नहीं होता तो आप बताओ, जब लोगों को हार्ट अटैक होता है तो उनको पेन क्यों होने लगता है? इसका मतलब उसमें नर्वस टिश्यू है, तभी तो पेन फील होने लगता है। इसका मतलब सारे टिश्यू से मिलकर बना है हार्ट। फॉर एग्जाम्पल, अवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल द 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। और कह रहा है कि जब आप कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन की बात करोगे या ऑर्गन सिस्टम की बात करोगे, तो ये एक डिस्क्रिमिनेबल ट्रेंड के तहत चलता है। यही ट्रेंड का नाम मैंने अभी बोला है, क्या बोला है? इवोल्यूशनरी ट्रेंड। पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब कह रहा है कि मार्फोलॉजी और एनाटॉमी दो चीजें होती हैं। मार्फोलॉजी क्या होता है, एनाटॉमी क्या होता है, ये हमें अच्छे से पता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अर्थवर्म सिलेबस में है नहीं, आप क्योंकि शेड्यूल आ चुका है। फ्रॉग है सिलेबस में। अब देखिए, फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन को बिलोंग करता है ना। अगर एम्फीबियन को बिलोंग करता है तो कहां पाया जाएगा? लैंड पर कि पानी में कि दोनों जगह? अब सवाल ये उठता है, पानी में भी कहां? फ्रेश वाटर में। मैरीन वाटर में कभी एम्फीबियंस नहीं पाए जाते, और ना ही ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं। यही दोनों में समानता है। एम्फीबियंस फाइलम कॉर्डेटा को बिलोंग करता है। ज्यादातर स्पीसीज फ्रॉग की इंडिया में पाई जाती हैं, नाम है राना टिग्रीना। द कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रीना। ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया, ये जीनस, ये स्पीसीज, ठीक है। दे डू नॉट हैव कांस्टेंट टेम्परेचर। इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता। बॉडी टेम्परेचर तो केवल कांस्टेंट होता है मैमल्स और बर्ड्स का। तो ये तो एम्फीबिया है, इसका बॉडी टेम्परेचर कभी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। देयर बॉडी टेम्परेचर वेरी विद द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट, मतलब इनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करे रहेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग कोल्ड ब्लडेड या पाइकिलोथर्म। कोल्ड ब्लडेड या पाइकिलोथर्म, ये रहा, रटना नहीं है, इतनी बातें में पता है। फिर बोला है कि यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, चेंज द कलर ऑफ फ्रॉग। कह रहा है आपने देखा होगा ये अपना कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब कलर से मतलब ये नहीं कि लाल से पीला हो जाए, पीले से गुलाबी हो जाए, ये नहीं, मतलब ये डार्क और लाइट शेड ले लेते हैं। मतलब ज्यादा हरापन ला सकते हैं, ज्यादा पीलापन ला सकते हैं, दो चेंज करने की प्रॉपर्टी होती है। तो चेंज द कलर ऑफ फ्रॉग वाइल दे आर इन ग्रास। देखो हरापन जब देना है, ग्रास में रहना है तो हरापन देंगे। और लिखा है जब लैंड पर रहेंगे तो मिट्टी किस कलर की होती है? पीली। मिट्टी पीले कलर को लिए हुए होती है, ठीक है ना, तो वो पीलापन को ज्यादा कर लेती है ताकि ब्लेंड हो सके, अपने आप को वातावरण में ब्लेंड कर सके। और अपने आप को वातावरण में ब्लेंड करने की क्षमता को कैमोफ्लेज और इस प्रोटेक्टिव कलरेशन को मिमिक्री,
देखो ध्यान दो, यहां से क्वेश्चन बहुत गलत होता है। दे हैव एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज। कह रहे अपने आप को कलर चेंज करके वातावरण में छुपा लिया, छुपा लेने की क्षमता को कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज। देखो अपने आप का कलर चेंज करके इसने अपने को दुश्मन से बचा लिया क्योंकि वातावरण में ब्लेंड हो गया, इस क्षमता का नाम। और कह रहा है जो कलर के कारण प्रोटेक्ट हो गया, कलर के कारण प्रोटेक्ट हो गया, तो इसने नकल करी ना एनवायरमेंट की, इसने एनवायरमेंट की नकल करी ना, तो नकल करने को बोलते हैं मिमिक्री। बताइए प्रोटेक्टिव कलरेशन अगर वर्ड आ जाए तो मिमिक्री नहीं, प्रोटेक्टिव कलरेशन वर्ड आ गया तो मिमिक्री। और अपने आप को वातावरण में ब्लेंड कर लिया कलर चेंज करके, या छुपा लिया या हाइड कर लिया, तो इसे बोलते हैं क्या? कैमोफ्लेज। यहीं से दो क्वेश्चन बनेंगे। कह रहा है आपने इसको कभी भी पीक समर में या फिर पीक विंटर में नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि ना तो ये पीक समर को झेल सकता है और ना ही पीक विंटर को झेल सकता है। क्यों? क्योंकि ये है बरसात में पाए जाने वाला, ज्यादातर बरसात में रहता है, आपने देखा होगा। इसका मतलब ये एस्टिवेशन में चला जाता है और हाइबरनेशन में चला जाता है। बताइए समर स्लिप को क्या बोलते हैं और विंटर स्लिप को क्या बोलते हैं? यानी ये हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में चला जाता है, राइट। तो देखो लिखा है You may also know the frog are not seen during the peak summer and winter. During this period, they lack shelter in the deep burrows to protect them from the extreme heat and cold. मतलब बोला गया ये अपने आप को बचाता कैसे? गड्ढा खोद के शेल्टर में ले लेता है, आश्रय ले लेता है और अपने आप को दबा लेता है मॉइस्ट मिट्टी से, और इससे क्या होगा? बच जाता है। और बोल रहा है दिस इज कॉल्ड ए समर स्लिप यानी एस्टिवेशन। और जब ऐसा विंटर में करे तो समर स्लिप का नाम, विंटर स्लिप का नाम। और हाइबरनेशन और एस्टिवेशन वही जीव जंतु करते हैं जो कोल्ड ब्लडेड या पॉइक्लोथर्म होते हैं, इनको कन्फर्मर कहते हैं। और हम लोग ऐसा कभी नहीं करते। क्या हम लोग सर्दी आई थी हाइबरनेशन में चले गए थे? क्या गर्मी आ रही है एस्टिवेशन में चले जाएंगे? हम लोग इनसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं। हम लोग है रेगुलेटर, ये है कन्फर्मर, ये कन्फर्मर, हम रेगुलेटर। किसका? गैस का। मार्फोलॉजी कह रहा है जब इसको टच करो तो टच करोगे तो फिसल जाएगा आपके हाथों से, यानी बहुत चिकना होता है, ठीक है ना। देखो लिखा था स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी। स्किन इसकी बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही स्लिपरी है। और इसका क्रेडिट किसको जाता है? म्यूकस, म्यूकस के कारण। स्किन इसलिए स्लिपरी और म्यूकस है, वो है क्योंकि इसकी स्किन हमेशा गीली बनी रहे। गीली बनी रहने से क्या फायदा है? इसकी एक गीली बनी रहने से एक तो पानी में सड़ेगा नहीं, पानी में सड़ेगा नहीं स्किन, और नंबर 2 स्किन द्वारा ये सांस भी लेगा, यानी गैसेस एक्सचेंज आसान कर लेगा। इसकी बॉडी के ऊपर का कलर यानी डॉर्सल साइड का कलर ऑलिव ग्रीन होता है, ऑलिव ग्रीन। और उसके ऊपर डार्क इरेगुलर स्पॉट पाए जाएंगे। ऑलिव ग्रीन, देखो ये ऑलिव ग्रीन है ना, ऑलिव ग्रीन है, और डार्क रेगुलर स्पॉट की इरेगुलर स्पॉट पाए जाएंगे। जबकि इसका नीचे का कलर, ये डॉर्सल है तो ये वेंट्रल, वेंट्रल का कलर जो होता है वो पेल येलो होगा, हल्का पीला होगा, हल्का पीला। और उसमें कोई वो नहीं पाया जाएगा, मार्किंग, कोई मार्किंग नहीं होगा। देखो लिखा है वेंट्रल साइड इज यूनिफॉर्म पेल येलो, ठीक है। उसके बाद फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता, इंपॉर्टेंट बात, फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता, पानी सोख लेता है। कहां से सोख लेता है? स्किन से। तो पानी पीता नहीं है, पानी सोख लेता है। कहां से? स्किन से। बॉडी इज डिविजिबल इनटू द हेड एंड ट्रंक। बॉडी में 2 ही भाग है, नेक है नहीं। अगर नेक नहीं है तो फायदा है, क्या फायदा है? अगर ये जंप करेगा तो गर्दन में मोच नहीं आएगी। तो फ्रॉग इज डिविजिबल हेड एंड ट्रंक, और नेक नहीं होता, टेल भी नहीं होती, टेल भी नहीं होगी, नेक भी नहीं होगा। अच्छा, माउथ के ऊपर हमेशा नॉस्ट्रिल होता है, चाहे हम लोग की बात करें किसी की भी। माउथ के ऊपर एक पेयर नॉस्ट्रिल है, कोई नई बात नहीं है। आंखें उभरी हुई है, ये नई बात है। हमारी आंखें धसी हुई हैं, इनकी आंखें उभरी हुई है ना। और कवर्ड विद द निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। देखो पानी वाले जीव जंतु पानी में देखना चाहते हैं, अगर पानी को देखेंगे नहीं तो कोई भी आके शिकार कर लेगा। इसलिए आंखों के ऊपर क्या होता है? एक नेचुरल चश्मा, और वो नेचुरल मेम्ब्रेन जो होती है ट्रांसपेरेंट होती है। पानी में ये कवरिंग ऐसे चढ़ जाती है, ये पानी में कवरिंग नीचे से ऊपर आके इसको घेर लेती है।
यानी कि पलकों के नीचे एक ट्रांसपेरेंट पलकें होती हैं, वो पलकें इसको ढक लेती हैं। अब पानी का जो फ्रिक्शन है वो आंखों पे नहीं लगेगा। अच्छा, हम लोग जब फेस वॉश करते हैं चाहे सिंपल पानी से ही कर लो, देखो बहुत लगने लगता है पानी, क्योंकि पानी क्या, हम लोग पानी वाले जीव जंतु है ही नहीं, तो पानी हमारे लिए निगेटिव असर दिखा रहा है। ये पानी वाले जीव जंतु है, तो इनमें क्या होता है, एक नेचुरल वो होता है मेम्ब्रेन, उसी को बोलते हैं निट्रिएटिंग मेम्ब्रेन। हम लोग में ये अवशेषी हो गई यानी वेस्टिजियल। और ये कब यूज करेगा, पानी में, ऑन आइदर साइड ऑफ आइस, बोलते हैं आइस के दोनों तरफ, इधर और उधर क्या होगा, टिम्पैनम होता है जो कि ईयर होता है। बताइए इसके कान को क्या बुलाते हैं, टिम्पैनम। काम क्या है, रिसीविंग द साउंड सिग्नल। अच्छा, आगे वाला जो पैर होता है वो छोटा होता है, उसमें 4 उंगलियां होती हैं। देखो आगे वाला जो पैर है, forelimb and hind limb helps in swimming, walking, leaping and burrowing। और आगे वाला जो होता है वो नहीं, पहले पीछे वाला इन्होंने बताया। पीछे वाला जो लिम्ब होता है उसमें 5 उंगलियां होती हैं और वो बड़े होते हैं, मस्कुलर होते हैं। देन द फोर लिम्ब, और उसमें 4 उंगलियां होती है। यही तो बोला था मैंने कि इसमें 4 हैं और पीछे वाले में 5 होंगी। आगे वाले छोटे होंगे, पीछे वाले बड़े होंगे, और पीछे वाले में ज्यादा मसल्स होंगी। और आप देख लो, खुद ही समझ में आ जाएगा। ये देखो किसमें ज्यादा मसल है, ये जेट की तरह होता है, स्प्रिंग की तरह, और ये नॉर्मल होता है। और इसमें 5 उंगलियां, इसमें 4। अच्छा, उंगलियों के बीच में वेब पाया जाएगा, लिखा है फीट हैव वेब डिजिट्स, जो स्विमिंग में मदद करता है। यानी उंगली के बीच में जाल होगा, ऐसे उंगली के बीच में ऐसे ऐसे जाल होता है, जैसे विकेट कीपर के वो देखो है ना, पूरा वेब होता है ताकि कैच कर ले आसानी से, वैसे ही होता है। फीट हैज वेब डिजिट which helps in swimming। फ्रॉग में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, मतलब मेल फीमेल को आप देख के पहचान जाओगे, मेल फीमेल्स को देख के पहचान जाएंगे। कैसे, जो टर्र टर्र की आवाज कर रहा है वो मेल, और जिसके आगे 4 लिम्ब के फर्स्ट फिंगर के नीचे एक स्वेलिंग हो, एक पैड हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कॉपलेटरी प्लेक्स, कॉपलेटरी पैड होता है, वो होगा मेल। मतलब जिसके फर्स्ट फिंगर के नीचे स्वेलिंग हो वो मेल, और जो टर टर की आवाज निकाल रहा है वो मेल। और मैं याद करने के लिए आपको एक बात बता रहा हूं, भूलना नहीं, मेल मधुर गीत गा के फीमेल को रिझाता है। तो इससे याद रहेगा। तो गीत किसने गाया और रिझाया किसे, मतलब इसका मतलब समझे, इट इज अ मेटिंग कॉल फॉर द फीमेल, इट इज द मेटिंग कॉल फीमेल। कहां हो जी, यहां हो जी, है ना। चलो, तो फीट में वेब होगा, डिजिट्स है दैट हेल्प इन स्विमिंग, और डाइमॉर्फिज्म है, मेल को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। एक तो आवाज के आधार पे, गीत किसने गाया, मेल ने, किसके लिए गाया, फीमेल के लिए। वोकल कॉर्ड उसी में पाई जाती है, कॉपलेटरी पैड भी उसी में पाई जाती है। कॉपलेटरी पैड कहां पे होगी, 4 लिम्ब के फर्स्ट फिंगर के नीचे, ठीक है। विच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग, ये फीमेल फ्रॉग में नहीं होगी। अब देखिए क्या, बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग इज एकोमोडेटेड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, मतलब ये इसमें ऑर्गन सिस्टम सारे पाए जाएंगे, बिल्कुल हमारी ही तरह सारे, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, सब वेल डेवलप्ड होंगे। सारे स्ट्रक्चर्स वेल डेवलप्ड होते हैं। इंपॉर्टेंट बात, मतलब ये भी हमारी ही तरह काफी विकसित है, कारण ये दोनों वर्टिब्रेट है भाई। फिर क्या बोल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मिलके बोलेंगे। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 चीजें आएंगी, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल छोटा होता है। अब छोटा क्यों होता है, देखो जो एनिमल शाकाहारी होते हैं उनमें लंबा होता है, जो एनिमल मांसाहारी होते हैं उनमें छोटा होता है। अब आपको पता है ना ये कीड़े मकोड़े खाता है, बताओ कार्निवोरस है कि हार्बीवोरस है। कार्निवोरस है तो जो कार्निवोरस होंगे उनका शॉर्ट होगा, हार्बीवोरस का लॉन्ग होता है। हम लोग का एवरेज है क्योंकि हम ओमनीवोरस है, तो लिखा शॉर्ट है। क्यों, क्योंकि फ्रॉग कार्निवोरस है। कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। एलिमेंट्री कैनाल छोटा होता है, और छोटा इसलिए भी होता है, नेक भी नहीं है तो गर्दन वाली स्पेस भी बच गई, तो शॉर्ट होता है। फ्रॉग कार्निवोरस होता है, इसीलिए लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन काफी रिड्यूस होती है। माउथ हमेशा बक्कल कैविटी में खुलेगा, ये अपना ही फंडा है, माउथ हमेशा बक्कल कैविटी में खुलेगा। ये फिगर काफी बार ABCD करके पूछा जाता है। ये देखो बक्कल कैविटी जो है ना, आगे चल करके फेरिंग से होते हुए इसोफेगस पे, इसोफेगस से स्टोमक,
स्टोमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, और रेक्टम खुल जाएगा क्लोइका में, क्लोइका, और क्लोइका के पोर को बोलते हैं क्लोइकल एपर्चर, क्लोइकल एपर्चर। ध्यान दीजिए, एक एक लाइन से क्वेश्चन आता है, बातचीत तो बाद में भी हो जाएगी, 2 दिन बाद बातचीत के लायक नहीं बचोगे। देखिए आगे तो क्या लिखा हुआ है, माउथ जो था वो कह रहा है यहां खुल गया, लेकिन यहां से होते हुए, मतलब माउथ बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस, ईसोफेगस कहां खुला, स्टोमक कहां खुला, इंटेस्टाइन कहां खुला, रेक्टम फाइनली खुल गया क्लोइका में, क्लोइका, और क्लोइका की ओपनिंग का नाम था क्लोइकल एपर्चर। रटना नहीं है, ध्यान से देखिए, ये सब लाइन टू लाइन क्वेश्चन आता है इससे, और ये काफी फोकस्ड है। क्यों, इस बार फ्रॉक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि पिछली बार नहीं आया था, इस बार आएगा ही आएगा, ये बता रहा हूं, क्योंकि पिछली पेपर डिसाइड करती है कि अगले पेपर का प्रारूप क्या होगा। पिछला पेपर ये बताता है कि अब यहां से क्वेश्चन आ चुका तो अब वहां से नहीं देना है, अब आगे से कहीं पीछे से कहीं देना है क्वेश्चन, तो इस बार इससे आएगा, और चॉइस भी खत्म हो गई, तो इसलिए ये मत सोचो अब छोड़ देंगे, ये कर देंगे। लिवर, लिवर निकालता है हमेशा बाइल, लिवर का काम है बाइल, पित्त रस निकालना, बाइल, और बाइल हमेशा स्टोर होता है पित्ताशय में, यानी कि गॉल ब्लैडर। बताओ, लिवर सिक्रीट बाइल, और स्टोर्ड इन, बट वर्क्स इन इंटेस्टाइन, वर्क करता है इंटेस्टाइन में। और पैंक्रियास, यानी वो पैंक्रियास, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है, और ये पैंक्रियाटिक जूस निकालता है, और पैंक्रियाटिक जूस में ही सारे एंजाइम भरे होते हैं, ठीक है ना। अब यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इनके पास, हमारे पास एक लोब है जीभ में, जीभ में बस एक लोब है, यहां जीभ में एक लोब नहीं है, बाई लोब है, यानी इसके जीभ में 2 लोब है, इसकी जीभ में 2 लोब है, जैसे सांप का जीभ कभी देखा है, दो लोब होते हैं, वैसे इसका भी होता है, 2 लोब होते हैं, और इसकी जीभ काफी चिपचिपी होती है, ये शिकार को हाथ से नहीं पकड़ता, जीभ से ऐसे, पहले जीभ और फोल्डेबल होती है, जीभ ऐसे होती है, हमारी ऐसे है ना, ऐसे, उनकी ऐसे उल्टी है, और ऐसे फेंकता है बाहर, और चिपचिपी होती है, शिकार उससे चिपकता है, अंदर सटक लेता है ना। तो फूड इज कैप्चर्ड बाय बाइलोब्ड, देखो लिखा है कैप्चर्ड बाय, यानी खाना पकड़ा किसने, जीभ ने, और कैसे, क्योंकि काफी चिपचिपा होता है, काफी चिपचिपा होता है, म्यूकस बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है वहां पे, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन, ये सोचो कि नहीं हाथ से पकड़ के फिर मुंह से खाता है लेग पीस की तरह, ऐसा नहीं। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन कहां पे होगा, एचसीएल के कारण होगा, देखो हमारे अंदर भी एचसीएल के कारण ही होता है, खाना पचाने के लिए पेट में सबसे पहले निकलता है क्या, एचसीएल, और गैस्ट्रिक जूस भी निकलता है, यहां भी देखो गैस्ट्रिक जूस निकला, और कहां से निकलता है, पेट से। बताइए, हमारे पेट में भी एचसीएल, इसके पेट में भी एचसीएल, हमारे पास भी गैस्ट्रिक जूस, इसके पास भी गैस्ट्रिक जूस, कारण यही है कि हम दोनों ही वर्टिब्रेट हैं। अच्छा, फूड अब पार्सली डाइजेस्ट हो गया, क्यों, एचसीएल के संपर्क में आ गया, प्लस उसमें क्या मिल गया, गैस्ट्रिक जूस मिल गया, गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम भरे हुए हैं, ये फूड को पार्सली डाइजेस्ट कर देते हैं, पार्सली डाइजेस्टेड फूड को काइम कहते हैं। बताओ, फूड जब पेट में आ जाता है तो आंशिक रूप से पच जाता है, इस पार्सली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या बुलाते हैं, तो इसको बुलाते हैं हम लोग और कह रहा है जब ये फूड पच गया स्टोमक में, तो अब ये फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में जाता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन का नाम डोडेनम, इसका फर्स्ट पार्ट ऑफ, हमारे इंटेस्टाइन का भी फर्स्ट पार्ट डोडेनम ही है। डोडेनम 2 चीजें रिसीव करता है, डोडेनम 2 चीजें रिसीव करता है, एक तो बाइल और एक दूसरा पैंक्रियाटिक जूस। तो देखो, रिसीव्स बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैंक्रियास, देखो नाम ही है डुओडेनम, डुअल सिम, डुओ वर्ड, डुअल कोर, ये सब सुना है, तो डोडेनम यानी डुअल, 2 चीजें रिसीव हो रही हैं, पहला बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर और दूसरा पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैंक्रियास, और दोनों आती है कॉमन बाइल डक्ट द्वारा। बताइए, ये डोडेनम कॉमन बाइल डक्ट द्वारा 2 जूस रिसीव करता है, एक से गॉल ब्लैडर से आएगा बाइल, और दूसरे से आएगा क्या, पैंक्रियाटिक जूस। समझ में आई बात, ये सेम बातें हमारे लिए भी लागू होती है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, यही हमारे लिए भी है, यही इनके लिए भी है, अलग नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है बस।
अब क्या लिखा है, बाइल इमल्सीफाइज। बाइल का काम क्या है पता है, बड़े बड़े फैट को छोटे छोटे बूंदों में तोड़ देना, बड़े बड़े फैट को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देना, ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और ताकि उसके ऊपर वो वाटर सॉल्युबल बन जाए। वाटर सॉल्युबल बन जाने से फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम उसे आसानी से पचा लेंगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। फिर से सुनो, ये बड़े बड़े फैट हैं और फैट पानी में घुलनशील नहीं होता, तो एंजाइम इसका कोई बाल का बाका नहीं कर सकता, इसलिए पचेगा ही नहीं कभी। लेकिन हमें तो बचाना ही है, बचाने के लिए इसके ऊपर बाइल सॉल्ट की कवरिंग चढ़ जाती है और ये छोटे छोटे बूंदों में टूट जाता है। इसको बोलते हैं क्या, इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन के लिए क्या चाहिए, बाइल सॉल्ट। और अब क्या हो गया, अब छोटा हो गया तो सरफेस एरिया बढ़ गया और बाइल सॉल्ट चढ़ गया। कोई भी सॉल्ट पानी में घुलनशील होता है, अब ये वाटर सॉल्युबल हो गया, अब इस पे लाइपेज एंजाइम आसानी से आके इसे पचा सकता है। तो जो काम पहले असंभव था वो काम अब कैसे हो गया, संभव। क्या लिखा है, बाइल का काम है इमल्सिफिकेशन, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को बचाता है। ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, ठीक है ना। पहले था सिलेबस में, फिर हट गया था, फिर आ गया है। तो क्या क्या पचाता है, पैंक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। और फाइनल डाइजेशन कहां होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल डाइजेशन कहां होता है, इंटेस्टाइन में। पचा हुआ भोजन कौन एब्जॉर्ब करता है, फिंगर लाइक फोल्ड, और फिंगर लाइक फोल्ड को विलाई, और विलाई के ऊपर माइक्रो विलाई। ये देखो, फिंगर लाइक फोल्ड इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में होता है, जिसे विलाई कहते हैं। विलाई के ऊपर माइक्रो विलाई, इससे सरफेस एरिया बढ़ गया और फूड को एब्जॉर्ब कर लिया। बिना पचा हुआ खाना सॉलिड वेस्ट में बदल गया, यानी मल पदार्थ में बदल गया। और मल पदार्थ हमेशा कहां पे जाके स्टोर होता है, रेक्टम में। और रेक्टम से पास कर देंगे क्लोइका को, और हम लोग एनस से पास करते हैं। इनके पास एनस की बजाय क्लोइका है। तो हमारे और इसके अंदर यही डिफरेंस है कि हमारे अंदर बिना पचा हुआ खाना यानी मल पदार्थ एनस से बाहर आ जाता है। इनके अंदर जो बिना पचा हुआ खाना है, जिसको मल पदार्थ कह रहे हैं, वो क्लोइका से बाहर आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉग रेस्पायर करता है लैंड पर। फ्रॉग रेस्पायर करता है लैंड पर, और जब पानी में होता है तो 2 डिफरेंट मेथड से रेस्पायर करता है। देखो, जब लैंड पर होगा तो पल्मोनरी रेस्पायरेशन, यानी किससे करेगा, ये लंग से। और जब पानी में होगा तो किससे करेगा, तो करता है, नहीं अभी गिल्स नहीं बोलेगी, गिल्स तो लार्वा में होता है, स्किन से। ये देखो लिखा भी है, 2 डिफरेंट मेथड होते हैं। पानी में स्किन द्वारा करता है, और स्किन को इतना अच्छा नाम दिया गया है, स्किन इज नोन एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और त्वचा से होने वाले रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। डिसॉल्व ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाती है स्किन द्वारा बाय डिफ्यूजन। कौन सी विधि से, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन द्वारा हो जाती है। कह रहा ऑन द अदर ऑन लैंड, जब पानी में होता है, सॉरी जब यहां लैंड पर होता है, तो बक्कल कैविटी, स्किन और लंग्स तीनों से करता है। अब देखो ध्यान दो, लैंड पर तीनों से कर रहा है, पानी में केवल स्किन से कर रहा है। मतलब 24/7 ये किसका प्रयोग कर रहा है, स्किन। इसलिए स्किन को बोला गया है क्या, ऐसे पूछा गया है, हाइबरनेशन में, एस्टिवेशन में, हर समय ये किससे रेस्पिरेशन करता है। आंसर क्या आएगा, स्किन द्वारा। कह रहा है जब लंग्स इन्वॉल्व हो जाए तो हम क्या बुलाएंगे, जब स्किन इन्वॉल्व हुई थी तो क्या बुलाया, राइट। कहता है इसके पास एक पेयर लंबा सा पिंक कलर का सैक लाइक वो होता है, जिसको बोलेंगे लंग्स। कहां लिखा है, वो लिखा है लंग्स। पहले इसका फिगर देखो, ये एक पेयर है कि एक है, लंबा है या छोटा है, लंबा है। और सैक लाइक है, थैले जैसा, सैक लाइक है, सैक लाइक। ध्यान दीजिएगा, लंग्स होते हैं 1 पेयर, इलोंगेटेड, पिंक कलर, सैक लाइक। और कहां प्रेजेंट है, अपर पार्ट ऑफ ट्रंक। क्यों, बॉडी में तो 2 ही भाग है, एक हेड एक ट्रंक। अब हमारे लिए हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, तो हम बोल देते हैं हमारे थोरैक्स में है। इनमें थोरैक्स वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो हम बोलेंगे अपर ट्रंक पार्ट की लोअर ट्रंक पार्ट, अपर ट्रंक पार्ट में। ठीक है, जिसको इन्होंने समझने के लिए थोरैक्स बोल दिया है। एयर नॉस्ट्रिल द्वारा अंदर गई और मुंह के अंदर आ गई, और मुंह के द्वारा पहुंचा दी गई कहां तक,
लंग्स द्वारा। और ये बात देखो, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन किया था एस्टिवेशन के समय, हाइबरनेशन के समय, ये किसका प्रयोग करता है? स्किन। 24/7 किसका प्रयोग करता है? स्किन को एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। ठीक है। वेस्कुलर सिस्टम भी इसका काफी विकसित होता है, इसका वेस्कुलर सिस्टम भी काफी विकसित होता है, ध्यान दीजिएगा। वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड, और वो भी क्लोज टाइप की ओपन टाइप। देखो सारे वर्टिब्रेट में क्लोज टाइप होता है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा इत्यादि में कैसा होता है? ओपन टाइप। ओपन टाइप, ठीक है। तो क्लोज टाइप होगा। फ्रॉग में लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, तो यानी कह रहा है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम तो होगा ही होगा, लिम्फेटिक सिस्टम भी होगा। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारी ही तरह हार्ट आएगा, लेकिन चैम्बर होंगे 3, चैम्बर होंगे 3, और हमारी तरह ब्लड वेसल्स भी आएंगी और हमारी ही तरह ब्लड भी आएगा। और लिम्फेटिक सिस्टम में हमारी ही तरह लिम्फ और लिम्फेटिक चैनल और लिम्फेटिक नोड्स भी आएंगे। मतलब ये कोई डिफरेंट बात नहीं कह रहा है, कह रहा है हार्ट मस्कुलर होगा। हर वर्टिब्रेट में चैम्बर्ड और मस्कुलर हार्ट होता है। वो बात अलग है कि चैम्बर की संख्या बदल सकती है। तो देखो हार्ट इज मस्कुलर, कोई नई बात नहीं है सर ये। और हमेशा अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी में होगा, अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी यानी थोरैक्स पे होगा। और इसके अंदर 3 चैम्बर होंगे, अभी बताया था। ऐसा होता है, ऊपर जो होता है, ऊपर जो होता है वो एट्रियम, सॉरी ये नहीं होगा। ऊपर जो है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल। यहां पर आएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यहां आएगा ऑक्सीनेटेड ब्लड, दोनों मिक्स हो जाएगा। मिक्स हो जाने के कारण ही इसमें क्या हो जाता है कि मिक्स हो जाने के कारण ही इन्हें रेगुलेटर नहीं बनाया गया, इन्हें क्या बना के छोड़ दिया गया? कन्फर्मर। यही कारण है कि जिनके ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मिलता है बॉडी में, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है। और जितना ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा क्या बना लेंगे? एटीपी। एटीपी जितनी ज्यादा बनाएंगे उतना ज्यादा ऊर्जा खर्च करके अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेंगे, तो हम रेगुलेटर बने रह सकते हैं। इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, ये रेगुलेटर नहीं बने रह सकते, इसलिए नेचर ने इन्हें क्या बना के छोड़ दिया? कन्फर्मर। अब देखिए क्या लिखा, 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। ऊपर वाले 2 को एट्रिया बोला गया है, नीचे सिंगल वेंट्रिकल बोला गया है, और हार्ट की कवरिंग को हर जगह पेरिकार्डियम बोलते हैं। और यहां पे ये एक स्पेशल चीज है जो हमारे पास नहीं थी। ट्रायंगुलर अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछे उसका नाम होगा साइनस वेनोसस, और वो कहां से जुड़ी रहती है? राइट एट्रियम से। इधर देखो ऐसे, अगर थोड़ा इमेजिनेशन करा दे तो ज्यादा बेहतर है। ये देखो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, यहां आके खुलती है, यहां से ब्लड आ रहा है, इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में आया, फिर यहां से यहां चला जाएगा, और ये कहां खुल गया? राइट एट्रियम में। इसी ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस। इसी तरीके से यहां नीचे से भी एक स्ट्रक्चर निकलेगा, और वो आगे चल के उसमें खुल जाता है रोटा में, उसे बोलते हैं हम लोग ट्रंकस आर्टेरियोसस। देखो, या कोनस आर्टेरियोसस भी बोलते हैं। बताइए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो राइट वाले एट्रियम में खुल रहा है क्या नाम है? साइनस वेनोसस। इट रिसीव्स द ब्लड टू द वेन, और सबसे मोटी वेन का नाम वेना केवा। वेंट्रिकल ओपन होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर में। देखो आर्कल ने रिसीव किया ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर से, उसे साइनस वेनोसस, और वेंट्रिकल ने पंप किया कहां पे? वेंट्रिकल ने पंप किया सैक लाइक स्ट्रक्चर में। सैक लाइक स्ट्रक्चर का नाम, कंफ्यूज मत हो जाना, वो कोन जैसा दिख रहा है, पर वो कोनस नहीं है। ये कोन जैसा नहीं है, फिर भी कोनस बोल रहे हैं। ध्यान दो, ट्रायंगुलर कोन जैसा दिखता है, तो जो कोन जैसा है वो कोनस नहीं है, जो कोन जैसा नहीं है वो कोनस है। और ये वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट पे होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है और इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ब्लड जो होता है, ब्लड हार्ट को जो होता है वो आर्टरी द्वारा सप्लाई किया जाता है। आर्टरी द्वारा हार्ट से आर्टरी द्वारा सप्लाई किया जाता है। और वेन का काम है पूरी बॉडी से ब्लड को लेकर के हार्ट को वापस कर देना, उसे बोलते हैं वेनस सिस्टम। क्या कह रहा है? हार्ट मान लो मैं हूं, तो मेरे अंदर ब्लड कौन पंप कर रहा है? आर्टेरियल सिस्टम की वेनस सिस्टम? आर्टेरियल सिस्टम। और वापस कौन ला रहा है? वही बात इसके लिए कह रहा है। कह रहा है जो ब्लड कलेक्ट करने की जिम्मेदारी है वो वेनस सिस्टम की है, और जो ब्लड पंप करने की जिम्मेदारी है एट्रियल सिस्टम की है। एट्रियल सिस्टम की है। ठीक है। अब क्या बोला है?
कह रहा है स्पेशल वेस्कुलर कनेक्शन होता है, हमारे पास भी ऐसे ही होता है लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में, ठीक है। इसका नाम था हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। बताओ, लिवर और इंटेस्टाइन के बीच के सिस्टम का नाम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। जबकि किडनी और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के बीच में भी एक सिस्टम होता है जो हमारे पास नहीं होता, यानी रीनल पोर्टल सिस्टम। कितने पोर्टल सिस्टम है? एक। दूसरा, और मैं आपको बता दूं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम दुनिया के सभी वर्टिब्रेट्स में होता है, लेकिन रीनल पोर्टल सिस्टम सभी में नहीं होता, ठीक है। पहले वाले को हिपैटिक पोर्टल और बाद वाले को रीनल पोर्टल बोलते हैं। अभी अभी बताया, ब्लड बिल्कुल हमारी तरह है, प्लाज्मा और सेल्स का बना हुआ है। सेल वही तीन प्रकार की होगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है और रेड कलर का पिगमेंट होता है, वो रेड कलर के पिगमेंट को क्या बोलते हैं? हमारी नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाती है, मैच्योरिटी पर हमारी नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाती है। इनकी शुरू से लेकर लास्ट तक न्यूक्लिएटेड ही रहती है। ये अंतर भी बताता चल रहा हूं मैं, इसीलिए। लिम्फ डिफर होता है ब्लड से, किस मामले में? एक तो प्रोटीन नहीं होती, बहुत कम प्रोटीन होती है, लेकिन लैक्स फ्यू प्रोटीन, कुछ प्रोटीन कम होती है, और आरबीसी नहीं होता, आरबीसी बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट, ब्लड जो होता है न्यूट्रिएंट ले जाता है, गैसेस ले जाता है और वाटर ले जाता है, ठीक है, रिस्पेक्टिव साइड तक। कब? सर्कुलेशन के दौरान। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ मस्कुलर हार्ट। मतलब कह रहा है सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए हमारा हार्ट पंप करेगा चीजों को, हमारा हार्ट पंप करेगा। कितना बचा है ये देख रहे हैं ना, कि कल कॉकरोच भी हो जाए। कॉकरोच बड़ा है, थोड़ा सा एक पैरा और कवर करने दो, यहां तक कवर करने दो आप तो। The elimination of nitrogenous waste is carried by well-developed excretory system. Well-developed excretory system होगा, और excretory system जो होता है एक पेयर ऑफ किडनी का बना होता है, यूरिटर होता है, क्लोइका होता है और यूरिनरी ब्लैडर होता है। यूरिनरी ब्लैडर, एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस चीज का बना होता है? एक पेयर किडनी होगी, यूरिन लाने के लिए यूरिटर होगा, और जिस चैम्बर में खुलता है क्लोइका वो होगा, और प्लस यूरिनरी ब्लैडर होगा। अच्छा, कॉम्पैक्ट डार्क और रेड कलर का किडनी शेप या बीन शेप होता है। किडनी कैसी होती है? कॉम्पैक्ट। और कैसी? डार्क रेड और बीन लाइक। क्या होती है? किडनी। और लिटिल पोस्टीरियर इन द बॉडी कैविटी। किडनी हमेशा पीछे ही होती है, और कहां? ऑन द आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। किडनी जो होती है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का नाम यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन। दो यूरिटर किडनी से यूरिन को लेके आते हैं मेल फ्रॉग में। कह रहा है दो यूरिटर निकलते हैं किडनी से मेल फ्रॉग में। अब ध्यान देना, यहां मेल और फीमेल वाला चक्कर वहां पे उसने ले लिया। मेल फ्रॉग में दो यूरिटर निकल करके किडनी से यूरिन लेकर के आ जाते हैं, और यूरिटर को मेल में यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं, वही खुलती क्लोइका में। बात समझिए क्या कह रहा है? मेल में जो किडनी से यूरिन बना, वो यूरिन लेके कौन आया? वो यूरिटर आया, एक लेफ्ट से एक राइट से। कह रहा मेल में उसी को यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं, और यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहां खुलती? क्लोइका में। फीमेल में ऐसा नहीं होता, फीमेल में यूरिटर अलग है और ओविडक्ट अलग है, दोनों सेपरेटली खुल रहा है। कहां पे? यानी क्योंकि उसमें फीमेल में यूरिनोजेनाइटल शब्द इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, मेल में किया जा सकता है। थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर हमेशा थिन वॉल होगा, वरना वो फूलेगा ही नहीं। यूरिन इकट्ठा होने पे फूलेगा नहीं, बस्ट हो सकता है, तो थिन वॉल होगा यूरिनरी ब्लैडर। और ये वेंट्रल टू द रेक्टम होता है, ये पॉइंट बड़ा स्ट्राइकिंग है, यहां लिख देगा अगर गलत कराना होगा, डॉर्सल टू द रेक्टम। वेंट्रल टू द रेक्टम की डॉर्सल टू द रेक्टम? वेंट्रल टू द रेक्टम। और ये भी खुलता है क्लोइका में। मतलब क्या क्या चीजें क्लोइका में खुल गई है? एक तो उधर से एलिमेंट्री कैनाल खुल रहा था, और दूसरा कौन सा? यूरिनोजेनाइटल भी खुल गया, ठीक है ना, और एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो यूरिनोजेनाइटल भी खुल गया। फार्मूला याद रखो, रग, आर फॉर रेस्पिरेटरी नहीं, रिप्रोडक्टिव, आर फॉर रिप्रोडक्टिव, यू फॉर यूरिनरी, यूरिनरी सिस्टम, और जी फॉर जीआईटी। आर फॉर रिप्रोडक्टिव, यू फॉर यूरिनर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम,
और जी फॉर जीआईटी, जीआईटी यानी एलिमेंट्री कैनाल। तीन चीजें खुलती हैं क्लोइका में, याद रखिएगा क्लोइका में। फ्रॉग क्या एक्सक्रीट करता है? यूरिया, और इसीलिए फ्रॉग को हम क्या बोलेंगे? यूरियोटैलिक। फ्रॉग क्या एक्सक्रीट करता है? हम उसे क्या बुलाएंगे? अच्छा, एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरिड बाय ब्लड। एक्सक्रीटरी वेस्ट को ब्लड द्वारा किडनी तक लाया जाता है, जहां से इसे अलग करके छान के निकाल दिया जाता है, जहां से इसे अलग करके छान के निकाल दिया जाता है, राइट। अब कह रहा है सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व्ड इन फ्रॉग। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम फ्रॉग में हाईली इवॉल्व्ड होता है, और दोनों सिस्टम होता है जैसा हमारे पास है, नर्वस और एंडोक्राइन। केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए वही चीज है जो हमारे पास थी, क्या थी? हार्मोन। और हार्मोन कौन निकालता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। और मेन हार्मोन वही है जो हमारे पास है, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, और उसके बाद पैंक्रियास और एड्रीनल और गोनेड्स। नर्वस सिस्टम भी काफी ऑर्गेनाइज्ड होता है, नर्वस सिस्टम काफी ऑर्गेनाइज्ड होता है हमारी तरह। तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। सीएनएस में दो भाग हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस में भी दो भाग है, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व। और एएनएस में भी दो भाग है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अच्छा, हमारे पास 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती हैं, लेकिन इनके पास 10 पेयर। बताओ अंतर है कि नहीं है? हम ज्यादा एडवांस है कि वो लोग ज्यादा एडवांस है? तो उनके पास 10 है, हमारे पास 2 एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। ब्रेन को बोनी स्ट्रक्चर ने घेर रखा था, जिसे ब्रेन बॉक्स, या हम लोग ने अपने लिए भी बोला था क्रेनियम। और ब्रेन में 3 भाग होते हैं, फोर ब्रेन में ये ऑल्फैक्टरी लोब आ गया, और हमारी तरह सेरिब्रम हेमिस्फीयर होता है, और हमारी तरह डायनसेफ्लॉन होता है। डायनसेफ्लॉन मतलब 3 भाग, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। याद आया कुछ? अच्छा, हमारे मिड ब्रेन में 4 ओवल स्ट्रक्चर्स थे, 4 लोब थे, 4। इसमें कितने हैं? 2। तो इनको बोलेंगे क्या? कार्पोरा बाइजेमिना। हमारे पास क्या था? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अभी पढ़ा है हम लोगों ने। ये देखो, एक पेयर ऑप्टिक लोब था, एक पेयर ऑप्टिक लोब है यानी बाइजेमिना, और हम लोगों में 4 होते यानी 2 पेयर था। हमारे पास 2 पेयर, इनके पास 1 पेयर। अच्छा, हिंड ब्रेन में सेरिबेलम आया था और मेडुला आया था। याद रखो, इनमें पोन्स नहीं होता है, देख लो, और वहां गलत करा देगा आपसे। पोन्स हम में होता है, इनमें पोन्स नहीं है, इनमें पोन्स नहीं है। और मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है, वो एक बड़ी सी ओपनिंग द्वारा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाता है। मतलब यहां पर हमारे पास एक छोटी सी ओपनिंग है जो हेड से निकल रही है, और स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारे स्कल के बेस पर एक ओपनिंग है, और इस ओपनिंग के अंदर से ही ये पास होके यहां से स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाएगा। इसी ओपनिंग का नाम है फोरामेन ऑफ मैग्नम। फोरामेन मैग्नम यही ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ दे रहा है, ठीक है। और ये स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर रहेगा? इसके अंदर रहेगा, ठीक है, यहां तक। फ्रॉग में सेंस ऑर्गन होगा टच के लिए, फ्रॉग में सेंस ऑर्गन होगा टच के लिए, जिसे बोलते हैं सेंसरी पैपिला। ये क्वेश्चन आया हुआ है मैचिंग में, मतलब बनेगा सेंसरी पैपिला। अच्छा, और देखो, टेस्ट के लिए क्या पाया जाएगा? टेस्ट बड। और स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम। और देखने के लिए आईज। कंपाउंड की सिंपल, सिंपल, जबकि कॉकरोच में कंपाउंड। अच्छा, और सुनने के लिए टिम्पैनम विद इंटरनल आई, मतलब इसमें मिडिल ईयर भी है और इंटरनल ईयर भी है। मिडिल भी इंटरनल भी, हमारे पास एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल। कह रहा है आंखें जो हैं और इंटरनल ऑर्गन ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है। देखो यहां से क्वेश्चन बना, कह रहा है 2 बताइए जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, आईज और इंटरनल ईयर। जबकि बाकी जो है सेल का झुंड है, सेल का झुंड है जिसमें नर्व की एंडिंग पाई जाती है। देखो ये बहुत अच्छी लाइन है, बताइए कौन से ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है? आईज और इंटरनल ईयर, बाकी सब क्या है? सेल का झुंड है। आईज ऑफ फ्रॉग जो होता है, आईज ऑफ फ्रॉग
आर ए पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, मतलब आईज स्फेरिकल है इनकी, और वो ऑर्बिट ऑफ स्कल में धसी हुई है, और सिंपल आई होती है, मैंने पहले ही पूछ लिया आपसे, यानी एक यूनिट में काम करती है, और एक्सटर्नल ईयर कभी नहीं पाया जाता क्योंकि वो हमारे पास होता है, ठीक है ना। और के कान में केवल टिम्पैनम है, टिम्पैनम कैन बी सीन एक्सटर्नली, यानी कि टिम्पैनम देखा जा सकता है। और ईयर का दो काम है, ईयर के दो काम है, पहला काम इक्विलिब्रियम, दूसरा काम हियरिंग, तो दो काम है, लिखा ना, एज वेल एज बैलेंसिंग, यानी हीरिंग तो है ही है, बैलेंसिंग, लेकिन ये पहला काम है और ये दूसरा काम है। प्राइमरी काम इज बैलेंसिंग, सेकेंडरी काम इज हीरिंग। कितना बचा है? जरा सा बचा है। कल क्वेश्चन कल करेंगे ना, कल तो वैसे भी समय कम रहेगा, कॉकरोच बड़ा है काफी। फ्रॉग ये हो गया ना, फ्रॉग जो है उसमें वेल ऑर्गेनाइज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। क्या भैया क्या? फ्रॉग हैज वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है वो होता है, अरे क्या, येलो कलर का, और वो भी ओवल, येलो और ओवल। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, टेस्टिस का शेप कैसा होता है, टेस्टिस का शेप कैसा होता है, ओवल, कलर कैसा होता है, और कितने पेयर होता है, एक पेयर। ये देखो टेस्टिस का ये फिगर है, ये ओवल कलर, ठीक है, ओवल, और यहां से निकलती वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया, और टेस्टिस किडनी से इंटरनली अटैच रहती है। आपको लग रहा होगा बाहर से जुड़ा है, नहीं, अंदर से इंटरनल कनेक्शन होता है, जबकि ओवरी का कोई इंटरनल कनेक्शन नहीं होता, अंतर है दोनों में, उसका इंटरनल कनेक्शन है, इसका इंटरनल कनेक्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, उसका नाम बता दूं, बीडर कैनाल पर, विच आर एडहेयर ऑन द अपर पार्ट ऑफ किडनी, कहां जुड़ा हुआ है, किडनी से, और वो भी डबल फोल्ड से, डबल फोल्ड का नाम पेरिटोनियम, और उसे बुलाते हैं मेजॉर्चियम। वासा एफरेंसिया की संख्या 10 से 12, 10 से 12, और वो कहां से राइज हो रही है, टेस्टिस से। अच्छा, फिर कहां घुस गई, अंदर, इसका मतलब देखो इंटरनल कनेक्शन बन गया, और वो खुल गई बिडर कैनाल में। बताओ, पहले टेस्टिस ओवल था और वन पेयर था, उससे निकला वासा एफरेंसिया, वासा एफरेंसिया किडनी के अंदर बिडर कैनाल होती है, उसमें घुस गया, ठीक है ना। तो बिडर कैनाल कैरीज व्हाट, स्पर्म ना, बिडर कैनाल कैरीज, क्वेश्चन आया हुआ है, बिडर कैनाल कैरीज स्पर्म ओनली, यूरिन नहीं, बिडर कैनाल में केवल और केवल क्या होता है, स्पर्म। फाइनली देखो ये यूरिनोजेनाइटल सिस्टम में आ जाएगी। यूरिनोजेनाइटल सिस्टम कहां से निकला था, किडनी से, और कहां खुला था, याद करो, क्लोइका में। क्लोइका छोटा सा मीडियन चैम्बर होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जब पहले आता था, मीडियन चैम्बर होता है, क्लोइका छोटा सा मीडियन चैम्बर होता है, और यहीं पर मल पदार्थ आया था जीआईटी से, यहीं यूरिन भी आया था, और यहीं पर स्पर्म भी आया था। फॉर्मूला बताया था रग, देखो, आर से रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो वहां से क्या आ रहा है, अच्छा, यू से यूरिनल सिस्टम क्या आ रहा है, और जी से जीआईटी, जीआईटी से क्या आ रहा है, मल पदार्थ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ओवरी होती है, लेकिन ओवरीज भी किडनी के ऊपर ही होती है, लेकिन कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता, मतलब उनका फंक्शनल कनेक्शन था, इनका कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है। एक पेयर ओविडक्ट यहां से राइज होते हैं, ये देखो, इसका फिगर देख लो, ये एक पेयर ओविडक्ट है, ये आ रही है और ये आ रही है, और एक पेयर ओविडक्ट अलग से खुल रहा है, देखो, इसका यूरिनल सिस्टम ये है और ये अलग से खुल रहा है। अब वहां पर हमने बोला था दोनों एक साथ खुल रहा है, ये देखो, यहां पर ये भी इसी में खुल गया किडनी में, और ये जो था यूरिटर, वो भी खुल गया। अब यूरिटर भी खुल गया, स्पर्म भी आ रहा है और यूरिन भी आ रहा है, दोनों को मिला के बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, और ये खुल जाता है क्लोइका में। देखिए क्या बोला है, एक पेयर ओविडक्ट अलग से खुलेगा, वहां अलग से ओवरीज, और बार बार क्लियर कर रहा है, जो ओवरी से आ रहा है वो क्लोइका में अलग खुलेगा, यानी यूरिन अलग ट्यूब लाएगी, और एग जो है, एग वाला ट्रैक जो है वो अलग है, सेपरेटली। मैच्योर फीमेल कितने अंडे देती है, 2500 से 3000। यहां पे डाटा अक्सर गलत कर रहा देता है, मैच्योर फीमेल एक बार में कितने अंडे देती है,
2,500 से 3,000। अच्छा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है कि इंटरनल? एक्सटर्नल। कहां होता है? पानी में। यही चीज हमने पढ़ी थी ब्रायोफाइटा के लिए, इसीलिए उसको बोला था एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। डेवलपमेंट, लार्वा बन रहा है, इनडायरेक्ट की डायरेक्ट? लार्वा बने तो, लार्वा ना बने तो? लार्वा का नाम बच्चा बच्चा जानता है, क्या? टैडपोल। और टैडपोल मेटामॉर्फोसिस करता है और फिर एडल्ट में बदल जाता है। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? टैडपोल में पूंछ होती है और टैडपोल होता है शाकाहारी, जबकि एडल्ट में पूंछ नहीं होती और एडल्ट होता है मांसाहारी। तो अंतर हुआ कि नहीं हुआ? फ्रॉक मनुष्य के लिए बहुत मामलों में बेनिफिशियल है, जैसे ईट इंसेक्ट्स, हमारे आसपास के इंसेक्ट को खा जाते हैं जिससे हमारे क्रॉप बच जाते हैं। फ्रॉग इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फूड चेन और फूड वेब का पार्ट होता है हमारे इकोसिस्टम में। और इसका मस्कुलर लेग जो है फूड के रूप में खाया जाता है बाई मैन। बाई मैन चाइना वाले होंगे, है ना? तो ये हो गया क्लियर। कल इसको करेंगे क्वेश्चंस पहले और फिर करेंगे कॉकरोच, ठीक है?